हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है न्यूक्लियाई। तो बेसिकली न्यूक्लियर होता क्या है या न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एटम का वो पार्ट होता है जो कि सेंटर पे होता है, जहाँ पे एटम का सारा मास और चार्ज डिसाइड करता है रहता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बोले एटम कैसा होता है तो एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। बस बेसिकली इस चैप्टर में हमको मतलब है न्यूक्लियस से। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसा क्यों करता है वो? बिकॉज ऑफ कूलम फोर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था जो साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। और साइज ऑफ एटम क्या होता है? साइज ऑफ एटम होता है लगभग 10⁻⁻10 मीटर। यानी अगर हम देखें, अगर हम इसको डिवाइड करें 10⁻⁻10 मीटर डिवाइड बाई 10⁻⁻15 मीटर, तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी जाएगा 10⁻⁻10 प्लस 15, बिकॉज -15 ऊपर आएगा तो +15, यानी हो जाएगा 10⁻5। ठीक है, 10⁻5 मीटर, यानी 10⁻5 यानी 1 लाख। 10⁻5 कितना होता है? 1 लाख, 1 लाख होता है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे मीटर से मीटर कट जाएगा, चलो मीटर से मीटर काट देते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ रेशियो निकाल रहे हैं तो इससे मतलब नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस कितना छोटा होता है एटम से? 1 लाख गुना छोटा होता है एटम से। या अगर हम बोले एटम कितना बड़ा होता है न्यूक्लियस से, तो 1 लाख गुना बड़ा होता है न्यूक्लियस से। अगर हम बात करें आपके एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है कि अगर ये पूरा का पूरा रूम, जिस रूम में आप हैं पूरा का पूरा रूम अगर एटम है, तो उसमें जो सुई होती है उसकी एक निब, जो सुई की टिप होती है वो क्या है? वो साइज ऑफ न्यूक्लियस है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो हम बोले अगर हमारे पास एक सेंटीमीटर का, अगर हमारे पास कोई बॉल है 1 सेंटीमीटर की, छोटी सी बॉल, या तो अगर हम बोले 10 सेंटीमीटर की एक बॉल है, तो 10 लाख सेंटीमीटर की पूरा का पूरा एटम होगा। तो इतना बड़ा होता है एटम बेसिकली। अब हम बात करें कि न्यूक्लियस में, मतलब हम लोग को बेसिकली न्यूक्लियस पढ़ना है चैप्टर में, तो न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या होता है? न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या होता है, बनता किससे? तो न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या होता है? तो न्यूक्लियस बेसिकली दो चीजों से बनता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। एंड न्यूट्रॉन, दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रल। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम साथ में मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, इनको हम साथ में बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियन होता है, यानी प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं न्यूक्लियन। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है। अब एक्चुअली में अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था लास्ट चैप्टर में एटम में, कि जो पूरा का पूरा एटम है उसका मास कहाँ लाई करता है? उसका मास लाई करता है प्रोटॉन में, यानी न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, वहीं पे सारा का सारा मास लाई करता है। और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ लाई करता है? वो भी एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पे लाई करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि द होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम लाइज एट द सेंटर ऑफ एटम। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में ही सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज लाई करता है। अब ऐसे समझो कि अगर हम बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, ठीक है, न्यूट्रॉन की या तो प्रोटॉन की, तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अगर हम बात करें चार्ज का, तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है ना। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है लगभग सेम 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन हल्का सा, एकदम हल्का सा ज़्यादा भारी होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, बट स्टिल हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं कि दोनों का मास क्या है? सेम है। चार्ज की बात करें तो चार्ज जो होता है प्रोटॉन का होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहीं पे हम इलेक्ट्रॉन को अगर कंसिडर करें, जो कि पार्ट नहीं है न्यूक्लियस का, ठीक है, मगर एटम का पार्ट इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर हम बात करें चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू
-19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज की बात करें तो चार्ज चलो ठीक है बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, मगर अब मास को कंपेयर करें, ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो इसको राउंड ऑफ करके 10 लिख सकते हैं, 10 × 10⁻31 kg, एक राउंड ऑफ करें कंपेयर करने के लिए 9.1 को हमने 10 मान लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग 10⁻30 kg। और यहाँ पे अगर हम इसका देखें तो 1.67, अगर इसका हम रेशियो निकालें मास ऑफ प्रोटॉन का बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 × 10⁻27, तो ये हो जाएगा लगभग 10⁻30। अब ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.67 × 10⁻27 प्लस 30, -30 ऊपर आएगा तो +30, तो ये लगभग हो जाएगा 1.67 × 10⁻3, और ये हो जाएगा 1670 लगभग। ठीक है, तो यानी हम देखें मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1670 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, बल्कि इससे भी ज़्यादा है, बिकॉज जो हमने इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा 9.1 से 10 बढ़ा दिया था, इससे भी ज़्यादा है। तो अप्रॉक्स में भी देखिए तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 2000 टाइम्स ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन। अब ऐसे समझो, देखो अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है, या लेट से हम बोल रहे हैं एक आप थैला है, थैला में आपकी 2000 या 2 किलो सामान है, ठीक है, 2 kg सामान है, उस पर अगर आके हमने उस पर आके 1 ग्राम का कोई सामान डाल दिया, ठीक है, बिकॉज 1 ग्राम का से 2000 गुना बड़ा होता है 2 kg, तो 1 ग्राम का सामान डाल देंगे, ठीक है, तो आपको उतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हम देखें आपके पास एक सामान आपने उठाया हुआ है 2 किलो का, उसमें अगर हम 1 ग्राम जाके कुछ चीज़ डाल दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसी इन सिमिलर वे हम बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ एटम है वो क्या है, वो मेजरली बन रहा है किससे, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन ला के डाल भी दे रहे हैं मतलब सफिशिएंट अमाउंट, तो भी ये ज़्यादा फर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 2000 गुना कम है प्रोटॉन से। यानी अगर हम 2000 इलेक्ट्रॉन लाके एक साथ डालें तब जाके वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। यानी अगर हम 10, 15, 20 अगर इलेक्ट्रॉन डाल भी दिए एटम में तो उससे ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आ रहा। ऐसे समझो ना कि अगर आपके पास 2 किलो, अगर हम इसको थोड़ा सा और राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, 2000 ग्राम सामान है, 2000 ग्राम सामान में कोई 1 ग्राम आके देगा, डाल देगा पीछे से, अगर आप देख भी रहे हैं बैक के ऊपर कोई एक छोटा सा मान लो टैबलेट ही ला डाल दिया, ठीक है, जो 1 mg या 1 ग्राम की टैबलेट होती है उसको हम डाल दिया, तो फर्क पड़ेगा नहीं आपको, ठीक है, बिकॉज उसमें ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है। वहीं पे अगर हम इसमें एक और प्रोटॉन डाल दें, 2000 ग्राम का एक और सामान डाल दें, आपने 2 किलो कुछ सामान लिया है उसमें 2 किलो कोई और ला के डाल दें, तो आपको समझ में आएगा हाँ कि मतलब कुछ डाला है किसी ने, ठीक है, बिकॉज क्या हो गया, वेट डबल हो गया। यानी यहाँ पे क्या है कि अगर हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं एटम का वेट में चेंजेस आ रहा है, मगर वहीं पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो एटम के वेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसलिए जब हम एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है, अब अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, देखिए 1.67, ठीक है, -27 kg, तो दोनों का मास सेम है। इसमें इन दोनों का मास ही कंसिडर करते हैं, इसलिए जब हम एटॉमिक मास लिखते हैं, पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर जब हम लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें हम सिर्फ क्या बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं Z से। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1, हीलियम में 2 होते हैं, ठीक है, बेरिलियम में 3 होते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ एटम है, सॉरी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या टोटल, हाँ, इट इज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनके मास को ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखें, इसको हम डिनोट करते हैं ए से ना, तो ए क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और दैट एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन,
या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम का, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होती है किसी भी एटम में जो न्यूट्रल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ने दे दिया है किसी एटम ने तो वहाँ पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चेंज होगा, बट अगर हम बात करें न्यूट्रल एटम की तो वहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम कंसिडर करते हैं। तो समझ में, एटॉमिक मास में हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों लिया, इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं लिया बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या है 2000 टाइम्स कम वेट का है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसका मास इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता नहीं, इसलिए हम उसको ऐड नहीं करते। तो ये होता है आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ठीक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेजरमेंट करते कैसे, यानी किसके टर्म में मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास। जैसे देखो अगर हमको एटॉमिक मास नापना है सो केजी जो है वो बहुत 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 बड़ा यूनिट हो गया, ठीक है, 1 किलो में पता नहीं कितने एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, तो हम किलो एक सिग्निफिकेंट यूनिट लेके नहीं चलते, यानी अगर हमको नापना है एटॉमिक मास तो हमको कोई एक नई यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी एटॉमिक मास नापने के लिए, ठीक है। तो जो एटॉमिक मास हम नापते हैं वो कैसे नापते हैं, इट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। सो अगर हमको नापना है एटम को तो हमको किस में नापना पड़ेगा, एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वो एक यूनिट है किसको नापने के लिए, मास ऑफ एटम। जैसे अगर हमको नापना है लेट्स से एटम का मास, ठीक है, तो अगर हम नापेंगे तो अगर हम 1 kg भी ले लेंगे या 1 ग्राम भी ले लेंगे तो 1 ग्राम में बहुत बहुत नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स में से अगर हमको एक एटम का मास नापना है तो केजी क्या हो जाएगी या ग्राम क्या हो जाएगी, बहुत बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी नापने के लिए, ठीक है। जैसे हमको हर एक चीज़ नापने के लिए एक यूनिट चाहिए होती है, इसी इन सिमिलर वे हम बोल सकते हैं कि एटम को नापने के लिए हमको एक नई यूनिट बनानी पड़ेगी, और वो हम किसकी टर्म में नापते हैं, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। यानी अगर हमको 1 AMU, इसको हम डिनोट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के AMU से या तो सिंपली U से, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को नापना है अगर तो वो कितना होता है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम का 1/12 हिस्सा यानी 12 हिस्सा। अब देखो हमने ऐसा क्यों चूज़ किया, सिंपली देखो कार्बन एटम का अगर हम मास बात करें एटॉमिक मास की तो इतना होता है 12, कार्बन एटम में अगर हम बात करें तो कार्बन एटम में कितने होते हैं 12 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, यानी उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं 6 न्यूट्रॉन होते हैं जनरली, ठीक है। सो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन यानी 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। तो अगर इसमें से हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मास ऑफ एक प्रोटॉन या तो एक न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो यानी हमको मास निकालना था एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का, तो इसलिए हमने क्या किया, कार्बन 12 को डिवाइड कर दिया 12 से। अब क्वेश्चन आता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो हम सिंपली हाइड्रोजन को क्यों नहीं ले लिए कि हमने नापा हाइड्रोजन को, उसमें एक प्रोटॉन होता है, तुमको एक प्रोटॉन सीधे सीधे मिल गया, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। क्वेश्चन आता होगा, बट अगर जिस टाइम हमने रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन एटम का यूनिट लिया तो उसमें कैलकुलेशन जो थी वो पॉइंट्स में आ रहे थे, डेसिमल्स में काफ़ी आ रहे थे, तो ये ना हो इसलिए हमने कार्बन एटम को चूज़ किया, ठीक है। इसकी जो रेफरेंस था, यानी अगर हम किसी भी एटम का मास को कार्बन 12 एटम के मास के टर्म में लिख रहे थे तो उसका आंसर लगभग लगभग होल नंबर के टर्म में आ रहा था, ठीक है, यानी इतना ज़्यादा पॉइंट में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने चूज़ किया कार्बन 12 एटम को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मास देखें तो इसका मास होता है लगभग लगभग 1.99 × 10⁻26 kg, ठीक है, बाय 12। जब इसको हम करेंगे तो लगभग आएगा 1.67 × 10⁻27 kg, इसलिए हमने बोला 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। ये था नापने का यूनिट, ठीक है। यानी अगर हमको बोलेंगे हमारे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, या अगर हम बात करें अगर हमको नापना है लेट्स से हीलियम का नापना है, ठीक है, तो हीलियम में एक प्रोटॉन होते हैं और दो प्रोटॉन होते हैं हीलियम में कितना होता है 2 प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब 2 प्रोटॉन का वेट नापना है तो एक प्रोटॉन का तुमको पता ही है, ये प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन, 1U क्या होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन या तो 1 न्यूट्रॉन, ये हमको पता है कितना होता है, तो 2 का नापना है तो 2 × 1.67 × 10⁻27 kg कर देंगे, ठीक है। कोई ऐसा आइटम है जिसमें ये ज़्यादा है, लेट्स से अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 16U, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं 1U, ठीक है, यानी 16 होते हैं, तो इसको हम सिंपली करते हैं 16 × 1.67 × 10⁻27 kg। तो देखो इस तरह से क्या हुआ, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है ये एक यूनिट बन गई टू कैलकुलेट किसी का भी एटॉमिक मास, यानी किसी भी एटम का एटॉमिक मास नापना है तो हम इसके रेफरेंस में नाप सकते हैं, ठीक है, समझ में। तो अभी इसके बाद जो आता है रिप्रेजेंटेशन आता है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एटम को, तो एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ या सिंबल बोल सकते हैं, सिंबल फॉर एटम को कैसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको आते ही होगा बट सिर्फ एक बार रिवाइज कर लें। तो कोई भी एलिमेंट है तो एलिमेंट का सिंबल हम यूज करते हैं, एलिमेंट का सिंबल जो भी है, एलिमेंट का
सिंबल को हम डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है। जैसे कोई भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए एक्स की जगह ओ हो जाएगा, कोई अगर नाइट्रोजन है तो एन यूज़ कर लेंगे, सोडियम है तो एन ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो भी एलिमेंट है उसको हम एक्स से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करते हैं, एक्स नीचे होता है एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है एटॉमिक मास, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए बाय जेड, ठीक है। यानी ये एक्स क्या है, एलिमेंट का सिंबल, ए होता है एटॉमिक मास और जेड होता है उसका एटॉमिक नंबर। जैसे अगर मान लो कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, कार्बन को हम कैसे करेंगे, कार्बन को हम करेंगे कार्बन का सिंबल टी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ठीक है। इसी तरह हमको ऑक्सीजन करना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मतलब कितने प्रोटॉन होते हैं उसके पास 8, और कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं 16। सोडियम को करना है एनी, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 11, एटॉमिक मास होता है 23। क्लोरीन को करना है तो क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होते हैं, कितने इसका एटॉमिक मास नंबर होता है 35.5। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था रिप्रेजेंटेशन और सिंबल, चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की, इसके बाद कुछ जनरल टर्म्स है जो आगे यूज होते रहते हैं तो उनको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, ठीक है, और आइसोटॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होता है, मतलब कोई भी एटम ऐसा, मतलब दो या दो से ज्यादा एटम ऐसे हो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और जैसे एटॉमिक नंबर सेम होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जनरली सेम ही होती है, मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। सो अगर हम रिप्रेजेंट याद करें रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एलिमेंट एक्स, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग, ठीक है। तो इसमें आ सकते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं 1 1 1, ठीक, तो ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, ठीक है, डिटोरियम डिटोरियम, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इसमें देखो अगर हम बात करें इन तीनों का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है ना, एलिमेंट में एटॉमिक नंबर नीचे होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर देखो तीनों का 1 1 1 है, ठीक है। मास नंबर क्या है, तीनों का अलग अलग है, ठीक है। देखो अब इसमें अगर हम एक बात देखें तो यहाँ नीचे क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऊपर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बिकॉज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और नंबर में सिर्फ सम ऑफ प्रोटॉन। यहाँ हम देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है इसके पास, प्रोटॉन है 1, इसके बाद प्रोटॉन कितना है 1, इसके बाद प्रोटॉन 1 है, इसके पास न्यूट्रॉन कितना है 0, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, ठीक है। यहाँ कितना है 2 है, यानी एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन कितना है 1, यहाँ देखो 3 हो गया, यानी प्रोटॉन तो एक ही है स्टिल, मगर न्यूट्रॉन कितना हो गया 2, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा आइसोटोप्स। इसी तरह सिमिलर वे में कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हम देखिए तो कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 6, एक होता है 12, एक होता है 13, एक होता है 14, तो ये हो गया आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, है ना। इसमें भी देखो सिमिलरली एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में 6 है, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6 है, मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें 6 है, उसमें 7 है और इसमें 8 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आइसोटोप्स। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोबार्स क्या होता है, द एटम्स, इसी का उल्टा, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक नंबर अलग हो, एटॉमिक मास सेम, ठीक है। जैसे को यहाँ पे अगर हम बात करें सेम एलिमेंट्स में ही, तो देखो इन्हीं में अगर बात करें कार्बन जो होता है, कार्बन 6 14 और कार्बन सॉरी नाइट्रोजन 7 14, देखो दोनों का क्या है एटॉमिक मास सेम है। कार्बन अगर हम देखें एटॉमिक नंबर कितना है इसका, प्रोटॉन कितना है इसमें 6 है, इसमें प्रोटॉन 7 है, मगर अगर हम बात करें मास नंबर की तो न्यूट्रॉन इसमें कितना है 8 है, इसमें न्यूट्रॉन कितना है 7 है, तो देखो मास नंबर दोनों का कितना है 14 14, मगर एटॉमिक नंबर क्या है चेंज हो रहा है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका, ऐसे एटम्स है ना जिनका एटॉमिक नंबर
डिफरेंट हो बट एटॉमिक मास क्या हो, सेम, उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। अब इसे आइसोटोन्स, द एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से मतलब नहीं है, न्यूट्रॉन क्या उनमें सेम हो। और जनरली एटॉमिक नंबर डिफरेंट भी होता है उनका, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब बेसिकली कहना ये है कि एटॉमिक सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होना चाहिए इसमें सेम। जैसे यहाँ पे देखो गली कार्बन 14, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन का 15 आइसोटॉप्स जो है सेकेंड आइसोटॉप्स वो लेते हैं, और ऑक्सीजन का सिंपल मॉलिक्यूल 8, 16। तो देखो इसमें प्रोटॉन कितना है, सब में डिफरेंट है, 6 इसमें, 7 इसमें, 8। मगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें कितना न्यूट्रॉन है, 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, सॉरी 15 माइनस 7 8, और इसमें 16 माइनस 8 8। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तीनों में क्या है, सेम है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन। तो होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक छोटी सी टर्म है जो आगे पूछता है, जनरली ये आइसोटॉप्स के लिए, ठीक है, तो हम यही लिख देते हैं आइसोटॉप्स के लिए, यहाँ लिख दिए। तो आइसोटॉप्स में एक क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है देखो, अगर आइसोटॉप्स में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक ही मतलब एटम के या एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऐसे आइसोटॉप बन रहे हैं, तो इसमें एटॉमिक मास क्या लेंगे। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा आइसोटॉप्स हैं तो हम उनमें से किसका मास लेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। यानी अगर हमारे पास जनरली 3 आइसोटॉप चाहिए, जैसे ही हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन 1 सॉरी 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, ठीक है, ड्यूटेरियम ट्राइटोरियम, तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो जनरली ये रेडियोएक्टिव होता है, तो ये जनरली इतना ज़्यादा मिलता नहीं है नेचर में, तो इसको हम हटाई देते हैं। तो हमारे पास 2 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। अब एक का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम, एटॉमिक मास एक का 1 है, एक का कितना है 2 है। तो अब इनमें से हम कौन सा एटॉमिक मास लेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन देता है एटॉमिक मास लेना है, तो एटॉमिक मास कौन सा लेंगे हम, या अगर क्वेश्चन ऐसे जनरली पूछता है कि इनमें से कौन सा एटॉमिक मास लेंगे, 1 लेंगे कि 2 लेंगे, ठीक है, या 1.5 लेंगे, या कौन सा लेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट मास नंबर। तो जिनका मास नंबर अलग हो, ठीक है, तो उनके लिए अगर हमको एटॉमिक मास निकालना है तो हम एवरेज एटॉमिक मास पे काम करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है, देखो पहला तो जो भी आपका आइसोटॉप्स है, ठीक है, कोई भी है आपका, जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसका एटॉमिक नंबर पहले वाले का, तो पहले वाले का एटॉमिक नंबर इनटू परसेंटेज, कितना परसेंट वो अवेलेबल है नेचर में, है ना, तो इसको हम बोलते हैं अबेंडेंस, रिलेटिव अबेंडेंस, कितना ये नेचर में मिल रहा है, ठीक है, प्लस A2 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा, इसका अगर मान लो 20% मिल रहा है तो वो बचा हुआ वो मिलेगा, तो 100 माइनस बी डिवाइड बाई, ये फॉर्मूला बन जाता है। जैसे एक क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे A1 जो होता है, A2 होता है, A1 A2 एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 1 एंड 2, ठीक है। बी क्या होता है, रिलेटिव एबंडेंस परसेंटेज, ठीक है, ये निकालना। जैसे यही एग्जांपल यही करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो अगर आपको दिया है ये तो रेडियोएक्टिव तो नेचर में मिलता नहीं, जैसे बोल रहा है कि जो आपको नॉर्मल हाइड्रोजन है, ठीक है, बेसिक H1 वाला 1 एटॉमिक मास वाला, ये आपको 75% नेचर में मिल रहा है, 75% जो है नेचर में पाया जाता है, कौन सा, H1 वाला, एंड 25% कौन सा है, 25% है जिसका एटॉमिक मास 2 है, ठीक है, ड्यूटेरियम, है ना। तो ये मिल रहा है नेचर में, तो क्या होगा इनका एवरेज एटॉमिक मास, आपको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा इनका, यानी कौन सा एटॉमिक मास लेंगे हम, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास, कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा A1 एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है 1, हाइड्रोजन का 1, और कितना मिल रहा है 75%, ठीक है, ठीक है, तो इसको 75%, क्योंकि नीचे 100 है इसलिए 75% लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला है एटॉमिक मास 2, सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है 2, और कितना परसेंटेज है 100 माइनस बी, मतलब इसका 70% है, तो 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा 25%। तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन में दिया भी 25%,
ये मिल रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 2 इंटू 25 50 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 75 प्लस 50, ये हो जाएगा 125 बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 1.25 यू, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना लेंगे हम इसका 1.25, तो अगर हमारे पास ये नीचे में दिया है हाइड्रोजन, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो कितना हो जाएगा 1.25, ये डिपेंड करता है कितना इनका अबेंडेंस है, कितना नेचर में ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा टर्म्स जो यूज होते हैं आगे टॉपिक में, ठीक है, तो नोट करना चाहिए, कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल्स टू mc², ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म होते हैं और हम लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सच है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उससे हमारा बल्ब जलता है, यानी लाइट एनर्जी में चेंज हो रहा है, हीटर ऑन होता है यानी हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है, सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी चेंज हो रही है, लाइट एनर्जी में भी चेंज हो रही है, और जो हमारे घर में पंखा चलता है या कूलर चलता है उससे क्या होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, या तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो देखो जैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है, इसी तरह आइंस्टाइन ने बताया था कि मास भी क्या है, मास एनर्जी भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मास को हम चेंज कर सकते हैं एनर्जी में। तो उन्होंने बताया था कि मास जो है उसको हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, तो मास को भी उन्होंने रिलेट किया था कि मास भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा यूज हुआ था न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में, यानी जो न्यूक्लियर में एटॉमिक बम होते हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना, जहाँ पे चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हो या बम वगैरह, ठीक है, या कोई रिएक्टर वगैरह कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे जहाँ पे जो फिजन या फ्यूजन होता है ना, यानी अगर एटम्स के जो न्यूक्लियस है वो कंबाइन कर रहे हैं या वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो जब भी वो डिवाइड होंगे या कंबाइन करेंगे, फिजन होगा या फ्यूजन होगा, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है ना। वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, मतलब वहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो वो रिलीज होती है एक्चुअली में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इनटू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, उन्होंने ये चीज़ बताई थी, ठीक है, और वो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। और उसमें अगर हम देखें तो मास और एनर्जी, यहाँ पे एम क्या है, एम है मास, ठीक है, और एनर्जी है ई, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट को हम दिखाते हैं सी से, स्पीड ऑफ लाइट जो कि होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने रिलेट कर दिया था मास को एनर्जी में, यानी अगर कहीं पे भी न्यूक्लियर फिजन हो रहा है तो वहाँ पे जो भी एटम्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, जैसे एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है ना, लेट्स से यूरेनियम का, वो टूट रहा है इनटू सब छोटे छोटे न्यूक्लियस में, है ना। तो इस प्रोसेस के दौरान वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो वहाँ पे जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, जो मास डिफेक्ट में आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि वहाँ पे कितना उसका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है इनटू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर एनर्जी रिलीज होगी। यानी अगर हम चाहें तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितनी एनर्जी जनरेट करेंगे, चाहे वो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, तो उसमें से कितनी एनर्जी मिलेगी वो एक्चुअली में हम इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इसलिए बहुत सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला था। तो इसमें आइंस्टाइन ने बताया था इन स्पेशल थ्योरी of relativity proposed by Einstein, he stated that mass is another form of energy. We can convert mass energy into another form of energy and vice versa. So vice versa मतलब होता है उसका उल्टा, vice versa मतलब इसका उल्टा। तो देखो यहाँ पे आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि मास भी क्या है, एक तरीके का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि लाइट एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, हीट एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे जितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है इसी तरह मास भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वी कैन कन्वर्ट मास एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हम चेंज करते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर पैनल की हेल्प से, हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो थर्मल जनरेटर होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है। तो ऐसे जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कन्वर्ट करें प्रैक्टिकली, वैसे मास को भी प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये बताया था आइंस्टाइन ने, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इसमें बेस न्यूमेरिकल तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं, ना के बराबर मिलते ही नहीं इवन,
तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं, मगर हाँ ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, सॉरी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है उसकी रेडियस कितनी होती है, जो न्यूक्लियस है एटम में उसकी रेडियस कितनी होगी ये निकालना है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिख देते हैं, वो होता है आर नॉट ए की पावर 1/3। अभी आया कहाँ से फॉर्मूला, पहले इसको देखते हैं तो बाद में डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्वेशन थी, इवन जब एटॉमिक मॉडल की खोज चल रही थी, जब जिस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बूम था एटॉमिक मॉडल के बारे में, लोग डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, बोर थे, इवन बहुत से साइंटिस्ट ऐसे भी थे जिनका नाम है नहीं बुक में। यानी ऐसा तो नहीं है कि जितने लोग बुक में आए हैं जैसे जे थॉमसन है या बोर हैं या जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका नाम जो हम पढ़ रहे हैं, उनके सिवा भी तो बहुत से साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने रिसर्च किया होगा, जिन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल देने की कोशिश की होगी, सक्सेसफुल रहे नहीं रहे वो तो बात की बात है, बट सबने स्टडी कर रहे थे इसी बारे में। तो उस टाइम पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, और जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे। ठीक है, सो उन्होंने इन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो न्यूक्लियस है या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, एटॉमिक मास के। तो एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपने इसके वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एटॉमिक मास की, है ना। अब देखो, क्योंकि वॉल्यूम जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना, और किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, मैथ्स, सिंपल मैथ्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम की हमने वैल्यू रखी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ए के, है ना। जहाँ से ये 4/3 कॉन्स्टेंट है ना, 4/3 कॉन्स्टेंट इसको हटा दे तो आर क्यूब किसके प्रोपोर्शन है, आर क्यूब है ए के प्रोपोर्शन। अब कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, कॉन्स्टेंट आता है तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, ये इसको हटा दें, आर क्यूब को तो भेज दें, दोनों तरफ क्यूब रूट लगा दें तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 1/3, है ना। यहाँ से क्यूब है उधर गया तो क्यूब रूट बन गया, 1/3 बन गया। यहाँ से कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू, मतलब कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3। तो ये क्या होता है, रेडियस किसी भी न्यूक्लियस, ये फॉर्मूला होता है रेडियस किसी भी न्यूक्लियस के निकालने के लिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए कैन बी गिवन एस, तो उसको हम लिखा सकते हैं आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, फिर आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ये होता है कांस्टेंट। आर नॉट इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। यानी हमने देखा कि जब जनरली किसी भी न्यूक्लियस के लिए जब हम निकाल रहे थे रेडियस, तो आर नॉट यानी कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही थी, ठीक है, यानी जो सब न्यूक्लियस के लिए वैल्यू थी वो कितनी थी, आर नॉट इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, तो ये था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब इससे आपको एक चीज़ पता चली, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है इस पर, इवन बना भी है कुछ टाइम में। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ये 2013 और 2015 में पूछा भी गया है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेडियस की, ठीक है, तो ये देखा गया कि जो एटॉमिक मास है ना, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पे वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो नोट आगे लिख सकते हैं, जो एटॉमिक मास होता है वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वेरेस एटॉमिक नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया कि जो वॉल्यूम है, जो कि हम देख सकते हैं वॉल्यूम जो है एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, मगर डेंसिटी जो होती है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा क्यों है वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन आया भी बहुत बार, पूछा भी गया प्रीवियस ईयर में कि शो की वॉल्यूम जो होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे, वेरस डेंसिटी डिपेंड नहीं करती, तो क्वेश्चन बना भी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे वॉल्यूम एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, वेरस डेंसिटी एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एटॉमिक मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, सो लेट्स सी,
सो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, देखो क्योंकि न्यूक्लियस एक क्या है, स्फीयर है, तो न्यूक्लियस क्या है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये स्फेरिकल शेप का होता है ना। तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख सकते हैं एज न्यूक्लियस इज स्फेरिकल। न्यूक्लियस क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे अगर हम लिख दें 4/3 पाई आर क्यूब, पाई, अब यहाँ पे आर क्यूब यानी जो आर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर नॉट ए की पावर 1/3। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब, बिकॉज आर ये हो गया एंड इसका क्यूब। तो वॉल्यूम फाइनली हो जाएगा 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए, बिकॉज ए 3 और 3 कट जाएगा एंड वो ए बचेगा। क्या समझ सकते हैं, वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए, है ना। ये तो ए को हमने बाहर कर लिया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, कांस्टेंट है, आर नॉट कांस्टेंट होता है, रेडियस कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, 4/3 नंबर है, अगेन कांस्टेंट है। तो हम कांस्टेंट को साइड कर दें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एटॉमिक मास की। यहाँ ए क्या है, ए है एटॉमिक मास, यानी जिस न्यूक्लियस की बात करें उसका एटॉमिक मास कितना है, और वी है उसका वॉल्यूम। तो हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है एटॉमिक मास पर। यहाँ समझ सकते हैं वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास, है ना। तो जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जो होता है उसको हम रॉ से डिनोट करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो हम डेंसिटी को लिख सकते हैं मास। मास क्या है, मास देखो एटम का जो मास होता है, एटम का मास जो होता है या किसी भी न्यूक्लियस का मास है तो किस पर डिपेंड करता है, उसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है ना। जैसे मान लो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होता है और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो गया 16U, है ना। अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होता है और 12 न्यूट्रॉन होता है, तो उसका हो गया 23 एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। यहाँ से अगर हम मास को लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं कि किसके बराबर है 16U या 23U। यहाँ पे 23 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या हम बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को साथ में बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे इनटू एक न्यूक्लियॉन्स का वेट कितना है, तो इसका वेट है मास ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर हम डालें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताता है एटॉमिक मास, है ना। तो एटॉमिक मास इनटू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास इनटू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, डिवाइड बाय, मतलब सब नहीं है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का, ये या तो प्रोटॉन हो सकता है, मास ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है, या तो मास ऑफ प्रोटॉन या तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स जो होता है, ठीक है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन दोनों इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन या तो मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसको हम मास ऑफ न्यूक्लियन से रिप्लेस कर सकते हैं। और वॉल्यूम अभी हमने निकाला था, कितना होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए, है ना, 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। जहाँ से हम डेंसिटी ए से ही कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो 3 डिवाइड में ऊपर जाएगा, मतलब जाएगा 3 मास ऑफ न्यूक्लियन डिवाइड बाई 4 पाई आर नॉट का क्यूब। यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ पे हम देखें तो डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है एटॉमिक मास पे, यानी डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है एटॉमिक मास से। जहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ये डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे, वेयर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास। तो लिख सकते हैं डेंसिटी डज नॉट या डजंट डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था, हो गया। कई बार क्वेश्चन आया भी है इसके ऊपर प्रूफ करने को, तो ऐसे ही प्रूफ करना है, ठीक है। चाहे तो नोट कर सकते हैं, बना के बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की, ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो देखो इसका एग्जांपल ले समझते हैं ताकि हम लोग को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। सो लेट्स से अगर हमको निकालना है, ठीक है, ऑक्सीजन का मास, ठीक है।
So we need to calculate the mass of oxygen. So mass of oxygen, ठीक है, एटम या तो न्यूक्लियस, क्योंकि सारा का सारा मास एटम किस में डिसाइड करता है, न्यूक्लियस में। तो चाहे हम मास ऑफ न्यूक्लियस निकाल लें या एटम बोले, बात बराबर है। ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन हैव 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जो मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा वो कितना होगा? 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बिकॉज 8 प्रोटॉन है तो उनका मास हम ऐड कर देंगे, 8 न्यूट्रॉन है उनका मास ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का मास ऐड नहीं करते, वो बताइए, लास्ट टाइम हमने देखा भी था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब 2000 टाइम्स लगभग कम होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम ऐड भी करेंगे तो उतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन अगर मान लो 2000 है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 2000 है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, इसके सामने बिकॉज का रेशियो कितना होता है? 1:2000। यानी जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है या मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड भी करेंगे तो कितना आएगा? नियरली 4001। तो 4001 को हम 4000 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्यों ऐड करें जब हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं? तो इसलिए हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करते, जहाँ पे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करते, तो इसलिए हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करते। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? नियरली मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.00866 और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.0086 और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट, है ना, इतना होता है नियरली। अब इसलिए हम इन लोगों का मास सेम लेते हैं, बिकॉज इनका देखो कितना है, इसको हम नियरली क्या लिख सकते हैं 1 और इसको भी अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं 1। ठीक है, दोनों 1 ही के बराबर है, बिकॉज 0000 राउंड ऑफ करेंगे तो 1 ही बनेगा। ठीक है, मगर ठीक है, बट यहाँ पे हम एक्जैक्ट कैलकुलेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन जाएगा 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.00727 प्लस 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.00866। ठीक है, इसको जब प्लस करेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा 8756 6 5 कैरी, 8 टू 16 16 और 5 21 1 2 कैरी, 8 7 56 58 5 कैरी और यहाँ पे 0, यहाँ 8 1 8, तो 8.05816 के आसपास आएगा। और इसको मिनट करेंगे तो 8 6 48 8 4 कैरी, 8 6 48 48 एंड 52 2 5 कैरी, 8 8 64 64 सॉरी 8 8 हाँ 64 और ये हो जाएगा 9 6 कैरी 4 9 6 कैरी, तो 0.818। ठीक है, तो इतना आएगा 8.069 हाँ 6928। ठीक है, इसे हम प्लस करेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा 6 8 8 6 14 1 कैरी 2 1 3 4 8 8 9 9 18 17 7 1 कैरी 6 6 12 2 1 कैरी 8 8 16, तो आएगा नियरली 16.1274 एटॉमिक मास यूनिट। तो मास ऑफ ऑक्सीजन का हम अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं 16.13। ठीक है, कितना यूनिट आ गया नियरली। ठीक है, तो इसके बराबर आ गया। बट जब हम स्पेक्ट्रोमीटर के मदद से कैलकुलेट किए थे, स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होती है जो आपको हमने बताया था लास्ट टाइम एटम जब चैप्टर पढ़ रहे थे कि वो डिवाइस की हेल्प से हम मास ऑफ एटम को निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमने मास ऑफ एटम कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटली, जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया मास ऑफ एटम, तो इट कम आउट टू बी मास ऑफ एटम आया 15.99 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इतना एग्जैक्ट आया मास। ठीक है, तो जब हम इसमें देखें तो इसमें क्या है, एक्चुअली में जो हमने मास कैलकुलेट किया और जो मास ऑक्सीजन का आया उसमें कुछ ना कुछ चेंज था। तो जब हम निकाल लें चेंज इन मास कितना आया 16.13 माइनस 15.99, तो इसमें अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 10 14 0.14 एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये क्या आ गया? मास डिफेक्ट, इतना मास में डिफेक्ट आ गया। अब ये क्यों आया, कैसे आया, ये हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में। ठीक है, समझ में आती है, तो इसको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या बोलता है कि जब हम मास, पहले हम बात करते हैं मास डिफेक्ट की, तो मास डिफेक्ट क्या होता है? ठीक है, मास डिफेक्ट की बात करते हैं पहले। ठीक है, मास डिफेक्ट की बात करते हैं। तो आपने देखा मास डिफेक्ट क्यों आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, जब हम मास कैलकुलेट कर रहे थे किसी भी एक स्पेसिफिक एटम का, और जो मास हम कैलकुलेट कर रहे थे यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, यानी जो हम एक्चुअली में प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर रहे थे और थ्योरेटिकली जो हम फॉर्मूले की हेल्प से निकाल रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर एनी गिवन एटम, कोई भी एटम के लिए, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज
ऑलवेज लेस देन मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, हम देख सकते हैं कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है ना, और ये क्या है, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। यहाँ पे देखो ये हम क्या निकाल लें, ये है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ प्योर न्यूक्लियस। बिकॉज हम जब न्यूक्लियस का वजन कर रहे थे स्पेक्ट्रोमीटर में, तो उसने तो पूरा पूरा न्यूक्लियस का वजन दिया है, तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस है पूरा पूरा। और ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रख के निकाला है। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस, तो वही हमने लिखा यहाँ पे, फॉर एनी गिवन एटम द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। एंड दिस डिफरेंस, और ये डिफरेंस जो होता है इन द मास इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। इतना समझ में, मास डिफेक्ट क्या होता है। तो मास डिफेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो तो मास डिफेक्ट होगा, अगर यहाँ पे हमने निकाला है, ये मास डिफेक्ट कैसे निकाला है हमने, डेल्टा एम, तो डेल्टा एम को हमने निकाला है यूजिंग फॉर्मूला। डेल्टा एम कैसे निकाला है, यहाँ पे हमने किया डेल्टा एम निकाला है 16.3 यूनिट। ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला है, ये निकाला है जेड, है ना, ये एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू, हमने किससे इंटू किया इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्रोटॉन के मास से, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, हमने इसमें क्या किया, ये क्या है जेड, है ना, मतलब एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ये क्या है, मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, ये होगा, जब हम कोई भी एटम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम लिखेंगे, तो सोडियम में नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ये बताता है कितने मास ऑफ प्रोटॉन है, सॉरी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो ये बताता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और ऊपर लिखते 23, ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं किसी भी एलिमेंट में ऊपर हम बोलते हैं एटॉमिक मास को ही, नीचे जेड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जेड है ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, तो इसलिए हमने कहा जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, है ना। और यहाँ पे 23 माइनस 11 कितना होगा, 12, 12 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे 12 कैसे निकाला हमने, ए माइनस जेड, तो ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये क्या आया हमारा, ये आया एक्चुअली में, ये आया एक्चुअली में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, जो हमने निकाला था 6.13 यूनिट फॉर ऑक्सीजन, ये आ गया। अब इसमें से हम मास डिफेक्ट के लिए क्या माइनस करें, इसमें माइनस करें जो हमने स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से कैलकुलेट था मास ऑफ न्यूक्लियस, इसमें से माइनस करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये बन जाएगा किसका, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे हमने कहा था मास डिफेक्ट। ठीक है, तो ये आ गया मास डिफेक्ट। अब एक्चुअली में अगर आप सोचो तो ये मास डिफेक्ट आ क्यों रहा है, एक्चुअली में मास का जो डिफेक्ट है वो आ क्यों रहा है, बिकॉज अगर हम देखें तो देखो जो न्यूक्लियस है उसमें ये है क्या, ये न्यूक्लियॉन्स है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो दीज आर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनके पास मास जो है वो सफिशिएंटली ज़्यादा है, यानी एज कम्पेयर टू देखें अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा है ना। और वहीं पर हम बात करें पूरा होल न्यूक्लियस की, जिसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हैं, तो उसका मास क्या है, कम है, उसका मास कम है इसके कंपेयर में, तो इसका मास ज़्यादा है। तो मास जो है ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज एक्चुअली में क्या है, हमने देखा जब भी कि जब भी हमको इसको टर्न करना है, न्यूक्लियस को टर्न करना है इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जब हम न्यूक्लियस को कन्वर्ट करेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो हमको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, है ना। और वो एनर्जी जब हम देंगे तो ये टूट जाएगा इंटू प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस को हम तोड़ेंगे इंटू प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी को जब हम प्लस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये था मास ऑफ, कहाँ गया, हाँ ये था मास ऑफ न्यूक्लियस जो कि था 16.13 यूनिट, और ये था 15.99 मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमको इसको अगर इसके बराबर करना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, जितना इसके में डिफरेंस है 0.14 यूनिट की एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये एनर्जी हम किस फॉर्म में देंगे, ये एनर्जी हम देंगे, ये एनर्जी हम मास, जितना मास में जो डिफरेंस आ रहा है उसी फॉर्म में देंगे। अब मास में कितना डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा एम, है ना, मास में कितना डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये किससे बराबर होता है, आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन। तो हम इतनी एनर्जी देंगे टू ओवरकम दिस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे हुए हैं ये किसी एनर्जी की हेल्प से बंधे हुए हैं, जो कि एनर्जी क्या है, इनको बांध के रखी है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी होती है ऑब्वियसली। तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये बंधे हुए हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। होप तो समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, वो एक्चुअली में क्या है कि जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बंधे हुए हैं एक दूसरे से, है ना, बाय द न्यूक्लियर फोर्स, तो उसमें जो एनर्जी है उसी को हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बट हम लोग एक्चुअली में बात करते हैं कि जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वो कितनी करते हैं, जितनी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है उतना ही हम सप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर
बाइंडिंग एनर्जी को हम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, देखो द एनर्जी हम लिख सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से कि जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये ज़्यादा है मास ऑफ न्यूक्लियस से। तो हम बोलते हैं जो एनर्जी है कॉन्स्टेंट्स की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस से, है ना। तो हम लिख सकते हैं द एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लार्ज या तो आर इज हायर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है बाइंडिंग एनर्जी किसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, देयरफॉर वी नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी। तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ना, टू ओवरकम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, उन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या होगी, देखो मास डिफेक्ट हमको पता है, तो एक्चुअल में कितनी एनर्जी हमको देनी है, जितना मास डिफेक्ट है। तो वो क्या हो जाएगा, आइंस्टाइन में मास एनर्जी इक्विवेलेंस का फॉर्मूला का यूज़ करके हम बता सकते हैं वो एनर्जी की डेल्टा एम, ये जो मास डिफेक्ट है, इंटू सी स्क्वायर। तो हो जाएगा इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, टू ओवरकम द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो होप तो समझ में आया होगा, एक एग्जांपल की हेल्प से समझा दिए तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी हम किस फॉर्म में देंगे या कितना देंगे वो डिपेंड करता है जितना मास डिफेक्ट होगा। तो जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा उतना ज़्यादा हमको बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट, चाहे तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, इसको हम निकालते हैं EBN से, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और बाइंडिंग एनर्जी को हम दिखाते हैं EB से, ठीक है। तो अभी हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था, 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन ये टॉपिक, और 2016 में इस पर क्वेश्चन बना भी था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो चाहे तो नोट कर सकते हैं। बहरहाल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक एटम है ऑक्सीजन का और एक एटम है हमारे पास नाइट्रोजन का, ठीक है। तो अगर हम बात करें, लेट्स से हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये एग्जांपल है, मतलब ऐसा इतनी एनर्जी होती नहीं है, बस एग्जांपल के पर्पज से ले रहे हैं। लेट्स से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो है ऑक्सीजन की है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा होती है बहुत कम होती है वो हमको नहीं पता, बट एग्जैक्टली कितनी है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है ऑक्सीजन की एग्जांपल के पर्पज से बोल रहे हैं, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस ये एग्जांपल है प्योर, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कितनी है ऑक्सीजन की, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्जैक्टली इतनी होती नहीं है, बस एग्जांपल के ले रहे हैं। और नाइट्रोजन की कितनी है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पूछे बाइंडिंग एनर्जी किसी ज़्यादा है तो आप बोलोगे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की, सॉरी ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर नाइट्रोजन की क्या है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें पर न्यूक्लियॉन्स की, यानी यहाँ पे कितने न्यूक्लियॉन्स है, यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे कितने न्यूक्लियॉन्स है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है 14। अगर हम इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की EBN ये आएगा। ऑक्सीजन के लिए टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक एटम यहाँ कितने एटम है, मतलब सॉरी कितने न्यूक्लियॉन से 16 न्यूक्लियॉन, तो हर एक न्यूक्लियॉन के पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। नाइट्रोजन की बात करें तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है, ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल इसके पास बाइंडिंग एनर्जी है, और कितने न्यूक्लियॉन 14, तो लगभग इसके पास है 1.14 10 14 मतलब 1.07 के आसपास, ठीक है, लगभग 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंपेरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑल्दो बाइंडिंग एनर्जी जो है पूरे न्यूक्लियस की वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, बट अगर हम बात करें पर न्यूक्लियॉन की तो किसी ज़्यादा है
वो ज़्यादा है नाइट्रोजन की। जहाँ पे अगर हम ऐसे एग्जाम्पल के पर्पज से बताए थे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, यानी एक न्यूक्लियन के पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी है ना। यानी पूरे न्यूक्लियस में जितने भी एटम है, जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पूरे न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो जैसे यहाँ पे कितना था 14, तो एटॉमिक मास जो बताता है कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी बाय एटॉमिक मास यानी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो होती है किसी भी न्यूक्लियस, उसी को हम क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अगर इसको हम देखें या डेफिनेशन लिखें इसकी, तो हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, इट इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, है ना, ऑफ एनी गिवन न्यूक्लियस। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। तो जितना एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो भी हमको मिल जाएगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसको हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू ई बाइंडिंग एनर्जी बाय, ठीक है। तो बस लिखने का पर्पस है, बट यहाँ पे हमको मेन जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में जो देखना है, नोट करना है, वही देखना है कि बाइंडिंग एनर्जी जो डिफरेंट जितने भी हमारे पास गिवन एलिमेंट्स है पीरियड टेबल में, तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी कैसे वेरी करती है अगर हम एटॉमिक मास को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप ग्राफ देख सकते हैं वहाँ पे, तो ग्राफ में आपको दिख रहा होगा ग्राफ में कि एक तरफ में क्या है एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में बाइंडिंग एनर्जी, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और इधर क्या है, इधर एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ग्राफ जो है काफ़ी वेरी कर रहा है ऊपर नीचे, इससे ये ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ग्राफ बेसिकली यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ पे कितनी है 8 और इसके ऊपर कितनी है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यहाँ कितनी है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितने भी एलिमेंट है स्टार्टिंग में, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, जब हम देख रहे हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है कंपेरेटिवली कम है 8 से, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। मगर हम देखें तो यहाँ पे सल्फर आपको दिखिएगा, देखो यहाँ पे सल्फर दिख रहा है आपको, ठीक है, सल्फर की बाइंडिंग एनर्जी ठीक ठाक है 9 के आसपास है, 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सल्फर जो पहला एलिमेंट है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, यानी सबसे पहला जो एलिमेंट है वो सल्फर है जो टच कर रहा है एक हाई लिमिट को, ठीक है। उसके बाद हम देखें धीरे धीरे ये जो रेंज है और इंक्रीज हो रही है आयरन पे, तो आयरन देखो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखें तो धीरे धीरे वापस ये ग्राफ क्या हो रहा है कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो जो आपको टंगस्टन है जैसा सिंबल डब्ल्यू होता है, ठीक है, डब्ल्यू जो है इससे क्या हो रहा है ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और फाइनली यूरेनियम तक जो है ये डिक्रीज कर रहे हैं। अगर आप ग्राफ देख रहे होंगे तो उसमें वो दिख रहा होगा स्टार्टिंग में जितने भी एलिमेंट है, जहाँ से हम बोल सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर कितना है सल्फर से कम है। अब सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, सॉरी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास। तो अगर हम बात करें सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, उसका एटॉमिक मास होता है 32, है ना 32। तो यानी 32 से कम वाले, यानी 32 से कम वाले, ठीक है। जैसे हम बोले एटॉमिक मास जिसका कम है 30 से, जिसका एटॉमिक मास कम है, जितने भी एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास कम है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो लिथियम हो, नाइट्रोजन हो, जो भी हो, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं जिनका एटॉमिक मास 30 से कम है ना, वो क्या है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस है, कम है, किससे जो एक एवरेज है, जैसे 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एक डिसेंट नंबर है, तो ये हम देखेंगे तो काफ़ी कम है, जैसे हाइड्रोजन है तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 30 से कम है उनके लिए क्या है ये वैल्यू कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम है, ठीक है। अब आगे बात करें तो यहाँ देखो आयरन वायरन की तो एकदम डिसेंट है। हम बात करें टंगस्टन, टंगस्टन के बाद वाले जितने भी एलिमेंट है, इवन टंगस्टन भी उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है कंपेरेटिवली कम। तो टंगस्टन का कितना होता है 180 के आसपास होता है, तो हम बात करें 170, जितने भी एलिमेंट 170 से ऊपर है, जैसे हम बात करें जिनका एटॉमिक मास क्या है 170 से ऊपर है, 170 यूसी, ठीक है, तो वो भी क्या है वो भी उनका बाइंडिंग एनर्जी क्या है लेस है, ठीक है। तो डिसेंट किसका है सल्फर से लेके जितने भी एलिमेंट मिडिल मास वाले हैं, ठीक है, ये इनका एटॉमिक मास कम है, इनका न्यूक्लियर का मास कम है, इनका न्यूक्लियर का मास बहुत ज़्यादा है, इनका क्या है एवरेज बीच में मॉडरेट या तो मीडियम मास वाले जितने भी न्यूक्लियस हैं जिनका साइज जो है जिनका एटॉमिक मास साइज है 30 से ज़्यादा और 170 से कम, तो ये क्या होंगे मिडिल मास न्यूक्लियस। तो जितने भी मिडिल मास न्यूक्लियस हैं ये क्या है इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई है ना,
या तो डिसेंट है, अच्छा है ना। तो आप बोल सकते हैं कि जितने भी मिडिल मास में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो एक स्टेबल बिहेवियर शो कर रहे हैं, वह जितने भी लेस या तो लाइट न्यूक्लियस है या जितने भी हैवियर न्यूक्लियस है। अब देखो इसमें क्या है, इनका एटॉमिक मास 30 से कम है तो बोल सकते हैं इनको लाइट है, मतलब इनका मास 30 से कम है तो ये लाइट है, हल्की है, ठीक है। वैसे जिनका एटॉमिक मास 170 से ज़्यादा तो वो हैवी है, भारी है ना। तो जितने भी हैवियर न्यूक्लियस है या जितने भी लाइटर न्यूक्लियस है उनका एटॉमिक मास क्या है कंपेरेटिव, सॉरी उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो क्या है, कम है, यानी वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू मॉडरेट वाले। तो उनका क्या है बाइंडिंग एनर्जी स्टेबल, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, नोट देख ही रहे होंगे वहाँ पे क्या है, हमको एक चीज़ समझ में आई कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इतने एलिमेंट्स के लिए कम है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ से क्या क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन जो हमने ग्राफ में देखी वो थी, सॉरी ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, ये ग्राफ ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा सिंपल ग्राफ है, ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखने, जैसे सल्फर है, सल्फर के नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो, उन सबको देखो 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है ना ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी। जितने भी सल्फर से ऊपर है, सल्फर, आयरन है ना, मॉलिब्डेनम, ये सब दिख रहे होंगे आपको, तो इनका क्या है, इनका डिसेंट है, यानी एवरेज, यानी 8 से ऊपर लाई कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 9 के आसपास में लाई कर 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट है, चाहे वो आपका टंगस्टन हो, यूरेनियम हो, टंगस्टन से लेकर यूरेनियम तक, वो क्या है, वो डिक्रीज करें धीरे धीरे, बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद तो बनी जाएगा, एक तरफ एक्स एक्सिस में एटॉमिक मास है, इंक्रीज कर रहा है कैसे कैसे, और ऊपर क्या है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे वो ग्राफ आपको कभी पूछ ले एग्जाम में, इसलिए याद रखने। बाकी यहाँ पे हमने क्या क्या कंक्लूजन देखा, सॉरी यहाँ पे हमने क्या क्या पॉइंट्स नोट किया इस ग्राफ से, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ हमने देखा कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यार इसे करते हैं, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द लाइटर मास न्यूक्लियाई, कितना होता है लाइटर मास न्यूक्लियाई, जिसका एटॉमिक मास जो है वो कम हो किससे, 30 से, जो लाइटर मास न्यूक्लियाई, एज वेल एज फॉर हैवियर न्यूक्लियाई, ठीक है। हैवियर न्यूक्लियाई क्या होता है, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है 176, अभी हमने नोट किया था ना ये सब चीज़ें। तो फ्रॉम द ग्राफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द लाइटर मास न्यूक्लियाई एज वेल एज फॉर हैवियर न्यूक्लियाई इज लेस या इज लो, ठीक है, लो है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये थोड़ा सा कम स्टेबल है, ठीक है। और हमने क्या नोट किया इससे ग्राफ से, इस ग्राफ से हमने ये नोट किया कि जो मिडिल मास न्यूक्लियस है ना, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर मिडिल मास न्यूक्लियाई। अब मिडिल मास न्यूक्लियाई क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास जो होता है वो 30 से बड़ा होता है ना, जैसे सल्फर वगैरह, आयरन वगैरह, मॉलिब्डेनम, और 170 से कम होते हैं, ठीक है। आयरन कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 53 के आसपास होता है, ठीक है, और सल्फर का 32 के आसपास। तो ये सब जो है ना इनके बीच में रेंज लाइक करती है ना। हैव द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द मिडिल मास न्यूक्लियाई इज कंपेरेटिवली यानी किसी कंपेयर में, ये लाइटर और हैवियर न्यूक्लियर कंपेयर में आर या इज लार्जर, ठीक है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हमने ये 2 पॉइंट कंक्लूड किया कि जितने भी लाइटर न्यूक्लियाई हैं या हैवियर न्यूक्लियाई हैं वो एज कंपेरेटिवली अनस्टेबल होते हैं, यानी वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होते क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी कम है, ठीक है। और जितने भी मिडिल मास न्यूक्लियाई होते हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी क्या है, सफिशिएंटली, मतलब सही है उनका, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पीछे का जो कंक्लूजन है, यानी जो भी हमने ये देखा, ये पॉइंट्स हमने देखा, इसका कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन या तो की पॉइंट्स हमको क्या क्या मिले, जैसे तो की पॉइंट्स हमारे क्या क्या थे, देखो इससे हमने पहला की पॉइंट ये नोट किया कि देखो ठीक है, समझ में आता है जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनमें बाइंडिंग एनर्जी कम है बिकॉज वहाँ पे न्यूट्रॉन्स की अमाउंट भी कम है, न्यूट्रॉन कम मतलब मात्रा में है, ठीक है। तो वहाँ पे वो ठीक है स्टेबल नहीं समझ में आता है। मगर जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं जैसे यूरेनियम वगैरह है ना, उसका एटॉमिक मास कितना होता है 92 to 235। तो आप अगर इनको माइनस करें तो काफ़ी मतलब इवन 150 से नहीं हाँ 150 के आसपास, 160 170 के आसपास इनके पास न्यूट्रॉन्स हैं, है ना, इनके पास काफ़ी न्यूट्रॉन्स हैं, तब ये क्यों नहीं स्टेबल हैं, ठीक है।
उनको तो और ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, उनके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा है। तो अब आपको पता ही है कि देखो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगती है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगती है ना। बिकॉज एक आप ऐसे कुछ समझो कि जो आपके पास एटम है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से कितना दूर होता है, लगभग 10⁵ मीटर अवे होता है ना, यानी 1,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है न्यूक्लियस से एटम, है ना। अब आप ऐसे समझो जैसे कि आपके जब पेन के टिप है उतना बड़ा अगर न्यूक्लियस है तो पूरे रूम के बराबर एटम है ना। अब खुद समझो जो इतना छोटा सा न्यूक्लियस है, जो पेन के टिप के बराबर न्यूक्लियस है, यानी पेन जो आपके है उसके टिप के बराबर, ये तो काफ़ी मोटा है, इसे ही पतला जो टिप होती है उसके बराबर होता है न्यूक्लियस, और वो पूरे रूम के बराबर एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है ना। यानी ये छोटा सा न्यूक्लियस इस पूरे इलेक्ट्रॉन पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे। अभी सोचो जब इस न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें भी तो प्रोटॉन प्रोटॉन है, इनके यहाँ पे भी सफिशिएंट मतलब काफ़ी प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो इन प्रोटॉन्स के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन लगेगी। अब खुद सोचो इतना दूर इलेक्ट्रॉन है उस पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन पे नहीं लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑब्वियसली लगाएगा। तो इससे क्या होगा, ये प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागेंगे, बिकॉज ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, है ना, तो दूर भागेंगे। दोनों बांध के कौन रखा है, बांध के रखता है न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई करता है ना। न्यूक्लियस ऐसे फालतू में तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ उसका भी काम होगा, तो उसका काम क्या होता है, न्यूक्लियस फोर्स लगाना, न्यूक्लियर फोर्स से वो बांध के रखता है जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के रखता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियर फोर्स जितनी भी होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रही हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रही हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रही हो, वो फोर्स क्या होती है, सबके लिए इक्वल होती है, यानी उसको चार्ज से मतलब नहीं है, वो एक यूनिवर्सल फोर्स है, ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स भी है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलें, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलें, सारी फोर्स में सबसे ज़्यादा सुपीरियर कौन होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे भी जब न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे। बहरहाल अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो ये न्यूट्रॉन बांध के रखता है, ठीक है। मगर क्योंकि जो न्यूट्रॉन की जो फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है, इसका रेंज बहुत छोटा होता है, कितना होता है, 1 फेम्टोमीटर के आसपास, मतलब 1 फेम्टोमीटर से भी कम होता है इसका रेंज, ठीक है। तो 1 फेम्टोमीटर तक ये फोर्स लगा पाती है, अगर इसको देखें तो होता है -15 मीटर, इससे भी कम जगह फोर्स लगाती है। अब क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा, तो एक जो न्यूट्रॉन है उनके फोर्स लगाने की जो एरिया है वो मतलब लिमिटेड है, मतलब ऐसा नहीं कि एक न्यूट्रॉन है तो पूरे के पूरे न्यूक्लियस में फोर्स लगा दे, इनको देखो रीजन कम हो गया, है ना। रीजन कम होने की वजह से क्या है, जितने भी न्यूक्लियस जितने भी न्यूट्रॉन्स है उनका जो फोर्स है वो बढ़ गया डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जैसे ये यहाँ लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है, ठीक है, ये यहाँ लगा है, तो इनका क्या है, फोर्स बढ़ गया, है ना। तो फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होगा कि ये एकदम अच्छे से फोर्स नहीं लगा पा रहे। जैसे भाई हम सल्फर की बात करें, सल्फर का न्यूक्लियस क्या होता है, एक राइट साइज न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन ये भी फोर्स लगा रहे हैं पूरे रीजन में, ये न्यूट्रॉन भी फोर्स लगा रहा है पूरे रीजन में, ये न्यूट्रॉन भी लगा रहा है फोर्स पूरे रीजन में, ये न्यूट्रॉन भी फोर्स पूरे रीजन में लगा रहे हैं, ये भी, क्योंकि इन सबका क्या है, एरिया लगभग लगभग सेम है, वॉल्यूम सेम है। वैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्रोटॉन है, जैसे मान लो प्रोटॉन यहाँ पे और एक न्यूट्रॉन यहाँ पे, तो ये प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन की रीजन में लाई करता है, ठीक है। तो इस प्रोटॉन पे कितना फोर्स लग रही है, 2 न्यूट्रॉन की। वैसे अगर हम यहाँ पे भी देखें ये प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन 1 2 3 4 5 पाँचों के रीजन में आ रहा है, तो ये प्रोटॉन पाँचों न्यूट्रॉन की फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो देखो इसलिए मिडिल मास जो न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू लार्ज न्यूक्लियस, है ना। समझ में आई चीज़, होप तो समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे एक कंक्लूजन मिला कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, ज़्यादा दूर तक अप्लाई नहीं होती। अगर ज़्यादा दूर तक अप्लाई होती तो जिस न्यूक्लियस के पास ज़्यादा न्यूट्रॉन होते वो ज़्यादा स्टेबल होता, मगर ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या है, वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, वो पूरी जगह पे अप्लाई नहीं होती, उसका रेंज बहुत कम है। अगर हम देखें एग्जैक्टली तो 0.5 फेम्टोमीटर तक ही लगती है वो, ठीक है। अगर हम ग्राफ देखेंगे पहले, अभी हम नहीं डिस्कस करें। पहला पॉइंट क्या है कि फ्रॉम द ग्राफ, है ना, वी कैन कंक्लूड, हम निकाल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है ना। दूसरा पॉइंट, द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या, एक लेस देन 30, है ना, आर नॉट स्टेबल compared to मिडिल मास न्यूक्लियस, है ना, मिडिल मास न्यूक्लियस, therefore they undergo fusion
फ्यूजन, है ना, टू कंबाइन विथ अदर न्यूक्लियाई टू फॉर्म मिडिल मास न्यूक्लियस। तो देखो यहाँ पे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि देखो हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन अनस्टेबल है, ठीक है, बिकॉज का न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। तो हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं हाइड्रोजन जो है वो कम स्टेबल है, ऑब्वियसली, है ना। हमने देखा था कि जितने भी एटॉमिक मास हैं किसके, छोटे एलिमेंट्स के, है ना, जिनका एटॉमिक मास क्या है 30 से कम है, तो वो क्या है, वो कम स्टेबल है ना। तो जब कम स्टेबल है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या चाहेंगे, वो स्टेबल होना चाहेंगे, ऑब्वियसली। जैसे मान लो अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आते एग्जाम में, तो क्या चाहते हैं घर वाले कि नंबर अच्छे आए, है ना, बिकॉज आप स्टेबल हो सको। तो ऐसे जितने भी न्यूट्रॉन्स या जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, या जितने भी एटम होते हैं, सब क्या चाहते हैं कि हम स्टेबल हो सकें। तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, देखो उनको अगर हम बात करें, उनको क्या चाहिए, उनको जैसे जितने भी लाइटर न्यूक्लियाई हैं जिनका 30 से कम एटॉमिक मास है, वो चाहेंगे कि वो मिडिल मास न्यूक्लियस की तरफ भागे, आयरन वगैरह की तरफ, है ना, आयरन सल्फर वगैरह की तरफ। और जितने भी हैवियर न्यूक्लियस होंगे, है ना, वो चाहेंगे वो लोग क्या हो, वो छोटे हो सके, ये चाहेंगे ये बड़े हो जाएं कंबाइन करके। तो ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे और ये बड़े होंगे, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन के हीलियम, है ना, एंड सो ऑन, ये कंबाइन करेंगे ताकि ये क्या बन जाए, मिडिल मास न्यूक्लियस बन जाए। देखो मिडिल मास न्यूक्लियस ही ज़्यादा स्टेबल होता है, मैंने देखा था, है ना। और जो बड़े वाले हैं वो क्या चाहेंगे, वो टूट जाए इनटू छोटे छोटे न्यूक्लियस, ताकि वो भी क्या बन जाए, मिडिल मास बन जाए, वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, है ना, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे यूरेनियम है, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट है, हमने बोला एक एलिमेंट है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर है 240, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है, सॉरी एटॉमिक मास जो है वो 170 से बढ़ाएं, तो ये चाहेगा कि टूट जाए। तो ये दो डिफरेंट सब्सटेंस टूटेगा, एलिमेंट टूटेगा, एक एक्स डैश, एक एक्स डबल डैश। इसका एटॉमिक मास कितना है 120, या एक्स डैश ही टूट जाएगा 120। तो देखो इसका एटॉमिक मास कहाँ आ गया, इस रीजन में आ गया जहाँ पे वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल। देखो ये टूट रहा है, टूटने का हम बोलते हैं फिजन, टूटने का हम बोलते हैं फिजन, और जोड़ने को हम बोलते हैं, जोड़ने को फ्यूज होना बोलते हैं ना, फ्यूज होना मतलब जोड़ना, तो ये बन जाएगा फ्यूजन, ठीक है। तो फ्यूजन मतलब जोड़ना और फ्यूजन मतलब टूटना। तो यहाँ पे यही लिखा हमने, द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास लेस देन 30, तो जिनका एटॉमिक मास 30 से कम है, आर नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं कंपेरेटिवली, है ना, मिडिल मास से कंपेयर वो स्टेबल नहीं है। तो वो क्या चाहेंगे, देयरफॉर दे अंडरगो फ्यूजन टू कंबाइन विद अदर न्यूक्लियस, तो दूसरे न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, मिडिल मास न्यूक्लियस, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। एंड तीसरा, द एलिमेंट्स having atomic mass greater than 170 will undergo, ये क्या करेंगे, undergo, ये जाएंगे fission reaction, सॉरी fission reaction, सॉरी undergo fission to divide into a middle mass स्टेबल न्यूक्लियाई। तो ये क्या करेंगे, चाहेंगे कि हम मिडिल मास न्यूक्लियाई बने, कैसे बनेंगे, फ्यूजन से, और ये कैसे बनते हैं, फ्यूजन से। तो जब भी जहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं बड़ा न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो हम समझेंगे वो क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। और जहाँ पे एक बड़ा एलिमेंट टूटेगा into छोटे छोटे एलिमेंट्स, तो वहाँ क्या बोलेंगे, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक आइडिया ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। होप तो समझ में आ गया होगा, चाहे तो नोट कर लें, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बोला अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर ए इज इक्वल टू 240। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका मास नंबर कितना है 240, ठीक है, विद बाइंडिंग एनर्जी पर ए, यानी बाइंडिंग एनर्जी बाय ए किसके फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियन का। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया है, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बाइंडिंग एनर्जी दी है, ठीक है, पर न्यूक्लियन। ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, एक न्यूक्लियन की है, ऐसे कि जितने भी न्यूक्लियन होंगे, कितने 240 न्यूक्लियन होता है, 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगी। ये सिर्फ किसके लिए दिया है, बाइंडिंग एनर्जी बाय एटॉमिक मास, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। इस ब्रेक, वो ब्रेक होता है, ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट, तो वो 2 टुकड़ों में ब्रेक हो रहा है, और जो दोनों टुकड़े हैं या दोनों फ्रेगमेंट्स है उनका मास कितना है, उनका मास है 120। तो इसका भी एटॉमिक मास कितना है 120, और इसका भी एटॉमिक मास कितना है 120। तो दोनों जो टुकड़े बन रहे हैं उनका एटॉमिक मास 120 है, विथ, और दोनों की बाइंडिंग एनर्जी भी कितनी है, सेम है। तो दोनों की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द रिलीज एनर्जी, तो बताना है हमको यहाँ पे कि इनमें से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होगी, है ना, वो कितनी होगी, देखो रिलीज्ड बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड कितनी हो जाएगी
बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल, यानी देखो जो फाइनली इनकी बाइंडिंग एनर्जी होगी है ना, और जो इनिशियली बाइंडिंग एनर्जी होगी, दोनों में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा है ना, मास डिफरेंस वाले में जो पढ़ा था हमने, जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर इस न्यूक्लियस को इन दोनों न्यूक्लियस के बराबर बनना है तो इसको क्या करना है, अपने एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी है ना। जो एनर्जी रिलीज करेगा ये, तो वो तब जब एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी की डिफरेंस के बराबर हो जाएगी। यानी ये दोनों हैं, ये न्यूक्लियस है 240 और ये न्यूक्लियस का एटॉमिक मास है 150। जब ये टूटेगा तो जितनी एनर्जी रिलीज करेगा तभी तो बनेगा ये, तो यानी इनकी डिफरेंस के बीच में जो होगी एनर्जी वही रिलीज होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसकी एनर्जी जो है वो है 240 जूल। ठीक है, वो टूट रहा है इंटू 2 डिफरेंट न्यूक्लियस है ना। तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो है 100 जूल, इसकी जो एनर्जी है वो 120 जूल। ठीक है, तो इन दोनों की टोटल एनर्जी कितनी है 120 जूल। ठीक है, 220 जूल। ठीक है, 220 जूल। अब यहाँ पे कितनी बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस है, ये है 240 माइनस 220, तो यानी 20 जूल का एनर्जी गायब है ना। तो वो क्या हो रहा है, 20 जूल की जो एनर्जी गायब है वो कहाँ जा रही है, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। यहाँ पे वही तुमको निकालना है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो कितना होगी इनके डिफरेंस के बराबर। अब बाइंडिंग एनर्जी फाइनल कितनी होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी फाइनल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, देखो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियस हैं, दोनों का एटॉमिक मास कितना है 120 है। ठीक है, तो दोनों का एटॉमिक मास जोड़ लिया हमने इंटू 2, क्योंकि 2 न्यूक्लियस है। अब देखो दोनों का एटॉमिक मास भी सेम है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी सेम है, तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी एक की होगी इसी को 2 से 2 कर देंगे तो दोनों की आ जाएगी, इसलिए हमने 2 से 2 कर दिया। देखो बाइंडिंग एनर्जी अगर हमको निकालना है 2 को भूल जाओ, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक की निकालना, हम सिर्फ इस वाले की निकालना, तो 120 इंटू 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये किसके लिए, एक एटम के लिए, बिकॉज यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है तो इस पूरे न्यूक्लियस कितनी होगी इनटू उसका एटॉमिक मास। यहाँ पे ऐसे कितने हैं 2 हैं, तो इसलिए मैंने इसको इनटू कर दिया, माइनस इसका कितना है इनिशियल, ये हो जाएगा 1240 एटॉमिक मास है इंटू 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से निकल लिया। ठीक है, तो चाहे उसको लिखो ना लिखो वो हमको पता है कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, तो इसको माइनस इंटू करेंगे तो जगह 240 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6। ठीक है, 240 2 इंटू 120 240 का 240 कॉमन ले लो, 240 कॉमन ले लिया, 8.5 माइनस 7.6 तो जगह 240 इंटू 8.5 माइनस 7.6 76 और ये 0.9 आ जाएगा। ठीक है, सही है ना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो 76, हाँ सही 0.9 आएगा, तो इसको इंटू कर लेते हैं, यहाँ से 0 उठा देते हैं और इसको 9 कर देते हैं, एक पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे कैलकुलेशन हो जाइए, तो 24 इंटू 9। ठीक है, 9 4 36 6 3 करिए, 9 2 18 21, तो जाएगा 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। यानी देखो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी का डिफरेंस है, इतने यहाँ पे मास के टर्म में नहीं दिया इन्होंने एनर्जी के टर्म में दे दिया। जो हम मास डिफेक्ट निकाले थे उसमें एक्चुअली हमने मास के टर्म में निकाला था। कॉन्सेप्ट वही है, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया होप तो, चाहे तो नोट कर लें, then आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी तो क्या होती है न्यूक्लियर एनर्जी, तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जो भी हमने देखा था ग्राफ में कि जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है 170 से बड़ा होता है। ठीक है, सच एज यूरेनियम, टंगस्टन, ये सब क्या होते हैं जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं। वेरे सब कई छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, ये क्या होते हैं छोटे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो इनका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कम होता है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है 30 से छोटा होता है। ठीक है, तो जिनका एटॉमिक नंबर 30 से छोटा होता है या जिनका एटॉमिक नंबर 170 से बड़ा होता है, तो जो 170 से बड़े वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं हैवी न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई। ठीक है, और जो छोटे वाले होते हैं उसको बोलते हैं लाइटर न्यूक्लियाई, हल्के होते हैं ना, एटॉमिक मास छोटा होता है तो लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो चाहे हैवी न्यूक्लियाई हो चाहे लाइटर न्यूक्लियाई हो, ठीक है, दोनों की ही न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कंपेरेटिवली कम होती है। ठीक है, दे हैव लेसर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि जो इनकी बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो क्या है कंपेरेटिवली कम है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि ये मॉडरेट साइज यानी मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई बन जाए। तो मीडियम साइज न्यूक्लियाई बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो बड़ा वाला है वो स्प्लिट अप करता है, टूटता है इनटू छोटे छोटे साइज के 2 न्यूक्लियाई में जिनका एटॉमिक मास क्या हो, जिनका एटॉमिक मास का रेंज हो 170 से छोटा और 30 से बड़ा, यानी मिडिल मास न्यूक्लियाई हो। ठीक है, तो जो मिडिल मास न्यूक्लियाई के टर्म में टूटता है। और सिमिलरली जो छोटे वाले होते हैं वो कंबाइन करते हैं
और क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं मिडिल मास न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इस दौरान में यानी इस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई विथ कंपैरेटिवली लेसर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी per nucleon and heavier nuclei with lesser nuclear binding energy। ठीक है, पर न्यूक्लियन चाहो तो ऐड कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म्स इनटू medium sized nuclei by the process of nuclear fission and nuclear fusion। there is some amount of energy released which is nuclear एनर्जी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। समझ में आ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइटर न्यूक्लियाई विद कंपैरेटिवली लेसर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो लाइटर न्यूक्लियाइज होते हैं, है ना, उनका क्या होता है, उनका बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बनते हैं, एक मिडिल मास न्यूक्लियाई, जिसका क्या होता है, जिसका अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी, तो इनका बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो इनका बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। वेरेस कुछ ऐसे भी होते हैं जो होते हैं हैवियर न्यूक्लियाई, तो भी क्या करते हैं, वो भी ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू मिडिल मास न्यूक्लियाई। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, जब हम दो न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं उसको हम बोलते टूटते हैं, जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। जब एक टूटता है तो उसको बोलते हैं फिजन। ठीक है, तो फ्यूजन हो या फिजन हो, बेसिकली एम क्या होता है न्यूक्लियाई का, जितने भी न्यूक्लियस होते हैं एम क्या होता है, मिडिल मास न्यूक्लियस को अप्रोच करना। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस होता है। अभी मैं थोड़े पहले देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस होता है, तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस की अमाउंट की एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेसिकली बात करें दो टॉपिक की। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, क्या करते हैं, दो न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं। तो जो छोटे छोटे न्यूक्लियस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, यानी मिडिल मास न्यूक्लियाई। और फ्यूजन में क्या होता है, इसमें दो न्यूक्लियस मतलब एक न्यूक्लियस टूटता है दो मिडिल मास न्यूक्लियाई में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। समझ में आया? तो हम बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन 2015 में आया भी हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता था, एक हैवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम, जैसे मान लो हमारे पास यूरेनियम, ठीक है, ये एक अच्छा एजेंट होता है, एक अच्छा मटेरियल होता है फॉर द फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि रेडिएक्टिव होता है। ठीक है, और इसमें एनर्जी भी काफ़ी रिलीज होती है। कैसे होती है, देखो अगर हमारे पास कोई न्यूट्रॉन है, उसको हमने हिट कराया, ठीक है, न्यूट्रॉन है, इसको हमने हिट कराया किस पे, किसी भी बड़े न्यूक्लियस पे, ठीक है, हैवी साइज न्यूक्लियस पे। ठीक है, तो यूरेनियम में तो उसमें क्या होगा, क्योंकि अब ये अनस्टेबल है, बिकॉज क्या है, इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो ये चाहेगा कि ये स्टेबल बने। स्टेबल कैसे बनेगा, बाय डिवाइडिंग इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। अब स्मॉलर मतलब क्या है कि इनका मास जो है मिडिल मास में लाई करता है। ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएंगे। इसी प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि तीन और न्यूक्लियस रिलीज होंगे, तीन और न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, और वो फर्दर जाके यूरेनियम को हिट करेंगे और वहाँ से ये न्यूक्लियस आके हिट करेंगे, एंड वहाँ से क्या होगा, वहाँ से फर्दर वो क्या होगा, न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे। तो हम देखिए, तो पहले में क्या है, हमने एक न्यूट्रॉन हिट कराया तो उससे कितने निकले, 3 न्यूट्रॉन, फिर उससे कितने निकले, 9 न्यूट्रॉन, उसके बाद कितने निकलेंगे, 27 न्यूट्रॉन, और ये रिएक्शन चलती ही जाएगी।
ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस जो होता है उसको आके एक न्यूक्लियस हिट करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो दो मिडिल मास न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, ताकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, और इस टाइम जब ये स्प्लिट करता है तो वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फिर फर्दर क्या होगा, वो तीन न्यूक्लियस जो निकलेंगे वो आगे और तीन न्यूक्लियस को हिट कर, सॉरी तीन बड़े न्यूक्लियस को हिट करेंगे यूरेनियम की, तो वहाँ पे भी क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे एनर्जी निकलती रहेगी। तो हम देखें पहले हम लोग को कितनी एनर्जी निकल रही थी, ई टाइम्स, है ना, जब एक न्यूक्लियस ने हिट किया तो एनर्जी ई निकली, फिर फर्दर उसने हिट किया तो 3 ई निकली, यानी जो पहले एनर्जी निकल रही थी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी उससे 3 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज पहले हमारे पास कितना एटम था, एक एटम था, कितने हो गए, 3 एटम हो गए, उसके बाद कितने हो गए, 9 एटम, एंड ये एनर्जी बढ़ती जाएगी एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, कुछ टाइम में ये एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एंड इससे क्या होगा कि एक टाइम बाद हम इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि इवन इट कैन डिस्ट्रॉय द होल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, जैसे एटम बम गिरता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अनकंट्रोल चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा तबाही मच जाती है ना, डिजास्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, चेन रिएक्शन चलती रहती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो देखो जितने भी हमारे पास एटम है, जैसे हमने यूरेनियम बम डाला है, ठीक है, तो उसमें जितने भी एक हमारे पास अगर यूरेनियम बम मास है तो उसमें कितने एटम होंगे, बहुत एटम होंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे, और हर एक एटम क्या है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है, एंड वो रिएक्शन चलती रहेगी, चलती रहेगी। जैसे आप इसने हिट किया, क्या 3 न्यूक्लियस निकले, तो उन्होंने फर्दर 3 को हिट किया, फिर वहाँ से 3 निकले, एंड ये चलती रहेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी जनरेट होती रहेगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। तो इसकी डेफिनेशन में सकते हैं, व्हेन द हैवियर न्यूक्लियाई ऑफ comparatively lesser binding energy breaks down into middle mass nuclei, there will be some amount ऑफ एनर्जी रिलीज, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है ना, हर एक न्यूक्लियस के टूटने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन, है ना। तो ये एनर्जी कैसे रिलीज होती है, पहले तो स्टार्टिंग में जो एनर्जी रिलीज होगी कैसे होगी, कि देखो पार्टिकल्स जो है ये मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगी, देन ये किस में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में, पता है ना, एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो यहाँ पे हीट एनर्जी में जाएगी। ठीक है, और फिर लाइट एनर्जी में मिलेगी। जब बम गिरता है तो क्या होता है, पहले रिएक्शन होती है ना, वो किस में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी में, तो इसलिए देखो आसपास में बहुत ज़्यादा मोशन होता है, यानी मूवमेंट होता है ना, जैसे कोई कार और खड़ी है तो वो भी क्या हो जाएगा, काफ़ी दूर जाके गिरेगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली में क्या काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और साथ साथ में क्या मिलती है, हीट एनर्जी में। तो हम लिख सकते हैं विच, तो विच इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक energy of particles and thus generating large या huge amount of heat, तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, अब इस प्रोसेस में अगर हम देखें न्यूक्लियर फिजन में, तो न्यूक्लियर फिजन एक अच्छा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हीट एनर्जी निकल रही है, अब इसी हीट एनर्जी को अगर हम चाहें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते भी हैं, कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, तो होता क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज़ क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, द हैवी मास न्यूक्लियस इज broken down into middle mass nucleus by initiating the fission with nucleus। तो हम न्यूक्लियस को हीट करते हैं, जिससे क्या होता है, ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, जो हमने देखा था। ठीक है, न्यूक्लियस सबमिट कराते हैं, उससे क्या होता है, द लार्ज amount of heat energy is released in the process of
न्यूक्लियर फिजन, है ना, विच इज फर्दर कैरिड आउट एज अ चेन रिएक्शन। तो इससे क्या होता है, चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर हम इस चेन रिएक्शन में देखो, अगर हम ऐसा कर सकें, यहाँ से एक न्यूक्लियस आया, इसने हिट किया एक यूरेनियम में, ये टूटा, फर्दर जो स्प्लिट हुआ दो यूरेनियम में एटम में, और वहाँ से जो न्यूक्लियस निकलता है, ये न्यूक्लियस फिर आगे जाके एक और यूरेनियम एटम को हिट करे, फिर वो जाके एक और यूरेनियम एटम को हिट करे, फिर वो जाके एक और यूरेनियम एटम को हिट करे, एंड सो ऑन। तो ये अगर बार बार एक ही यूरेनियम एटम को हिट करेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी ज़्यादा होगी नहीं डेवलप, इसमें एनर्जी क्या होगी, एक कंट्रोल वे में डेवलप होगी। जैसे यहाँ पे जो फर्दर जो 3 न्यूक्लियस निकलते हैं ना, तो 3 में से एक न्यूक्लियस को तो हम हिट करा दें, बाकी जो 2 न्यूक्लियस निकल रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हर एक यूरेनियम को हिट करने के बाद 3 न्यूक्लियस निकलते हैं, तो बाकी जो न्यूक्लियस निकल रहे हैं, सॉरी बाकी जो 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उसको हम क्या कर लें, एब्जॉर्ब करवा लें। ठीक है, उसको हम एब्जॉर्ब कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रॉन जो है वो हिट करेगा, और उससे क्या होगा, एक ही चेन रिएक्शन प्रोसीड करेगी, और जिससे क्या होगा, जिससे कंट्रोल एनर्जी हमको मिलेगी। और यही क्या होता है, यही होता है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, यही चीज़ होती है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो हम लिख सकते हैं कि इफ दिस चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड in a great manner, है ना, then we can generate a good amount of energy। तो हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, है ना, और यही होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यही होता है। एक्चुअली में क्या होता है, चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है जिसको हम कंट्रोल करते हैं, है ना, और वहाँ पे क्या होता है, एक हर बार एक यूरेनियम हिट करता है और कुछ एनर्जी निकलती है, जिससे क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। अब देखो, एक्चुअली में न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारा चल रहा है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो बार बार जो न्यूक्लियस निकल रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियस निकल रहे हैं, इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब होता है ना एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, यहाँ पे हर टाइम कितना निकलता है, एक ही न्यूक्लियस निकलता है, जब फर्दर हिट करता है ना, हर टाइम कितना निकल रहा है, एक ही न्यूक्लियस निकल रहा है। तो एक न्यूक्लियस निकल रहा है ना, तो इसमें जो फर्दर जो न्यूक्लियस निकलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं के। ठीक है, के ये क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर या मल्टीप्लीकेशन रेट। ठीक है, तो ये क्या होता है, के मल्टीप्लीकेशन फैक्टर या रेट। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे निकल कितना रहा है, एक के की वैल्यू है कितना, स्टार्ट, बाद में 3 न्यूट्रॉन निकल रहे, पहले हमने कितना हिट कराया था, 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हर बार 1 न्यूट्रॉन हिट कराते हैं और उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है, 3। मगर 3 अगर होगा तो हर बार जैसे जैसे आगे जाती है रिएक्शन, वैसे वैसे ये क्या होगा कि जो एक न्यूक्लियस आगे हिट किया, फिर से 3 निकला, फिर वो 3 जाके आगे फर्दर 3 को हिट करेंगे, एंड ऐसे में क्या होगा, एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी जो चेन रिएक्शन है वो अनकंट्रोल हो जाए। ठीक है, जिससे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर को डैमेज पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं जो के है ना, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो ये क्या रहे, ये कंट्रोल रहे, है ना। इफ द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर न्यूट्रॉन is greater than 1, the process may get critical। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोसेस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, है ना। तो वी वांट द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर टू बी 1। इससे हम क्या चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना रहे, 1। और एक चीज़ याद रखना, जो न्यूट्रॉन आते हैं ना, जो फास्टर न्यूक्लियन होते हैं, फास्टर न्यूट्रॉन होते हैं, अगर ये फास्टर होते हैं ना तो ये बिना हिट किए चले जाते हैं। ठीक है, तो कौन हिट करता है यूरेनियम एटम को, जो स्लो स्पीड न्यूट्रॉन होते हैं। तो कौन ज़्यादा अच्छा से प्रोसेस करता है न्यूक्लियर फिजन का, तो जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको भी, द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन hit the uranium efficiently। तो
जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है वही ज़्यादा अच्छे से हिट कर पाता है और वही एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है, ना कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। वो क्या करते हैं, सिंपली निकल जाता है। तो यही होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगर हम देखें तो हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, वो टूटता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस, और उसी के दौरान, जो टूटने के दौरान क्या होता है, कुछ एनर्जी निकलती है ना, और जो एनर्जी निकलती है वही क्या होती है, वही हमको चाहिए होती है, उसी को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, चेन रिएक्शन होती है स्टार्ट। उस चेन रिएक्शन को हम चाहते हैं कि वो चेन रिएक्शन क्या रहे, हमारे कंट्रोल में रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है उसको 1 रखते हैं, ताकि हर बार क्या हो, निकले तो 3 4 जितने भी न्यूट्रॉन निकलने निकले। कभी ऐसा क्या होता है 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और कभी ऐसा क्या होता है 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो हम बोलते हैं एवरेज में 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं, मतलब हर एक साइकिल में 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ऐसे निकलने को तो 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं। ठीक है, मगर हम बोलते हैं 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, एवरेज लेके। तो यहाँ पे जितने भी न्यूट्रॉन निकले उसको में हमको सिर्फ चाहिए कि एक ही न्यूट्रॉन जाके आगे हिट करे, जिससे क्या हो, हमारी रिएक्शन में जितनी एनर्जी निकले ना वो कांस्टेंट एनर्जी निकले। ये नहीं कि एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाए, और जब एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना तो क्या होगा, तो वो प्रोसेस अनकंट्रोल हो जाएगा, और इससे क्या होगा, उससे हमारे पूरा का पूरा जो रिएक्टर है इवन वो भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। जैसे आपका चेरनोबिल इंसिडेंट आपको पता ही होगा, यूक्रेन में एक शहर है चेरनोबिल, वहाँ पे ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ। तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है उसकी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमको चाहिए क्या, यहाँ पे हमको चाहिए कि हमारा रिएक्शन जो है वो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो क्या रहे, एक रहे, ताकि हर बार एक ही न्यूक्लियस निकले और एक ही न्यूट्रॉन निकले, वो हिट करते रहे फर्दर बार एक ही यूरेनियम को। ठीक है, जिससे एनर्जी हमको सही मिलेगी, सस्टेन एनर्जी मिलेगी। और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कम एफिशिएंट, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। फास्टर मूविंग न्यूट्रॉन, इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल देखना है भी हमको आगे। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद अगला टॉपिक जो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में। सो देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, एक चेंबर होता है जिसको हम बोलते हैं कोर। तो क्या होता है, कोर। सो दिस इज कोर। इसमें 2 कंट्रोलिंग रॉड होती है। ठीक है, इसमें कंट्रोलिंग रॉड इंसर्टेड होती है। ठीक है, दीज आर कंट्रोलिंग रॉड। ठीक है, ये चेंबर एक रिफ्लेक्टर में होता है, दिस इज रिफ्लेक्टर, है ना। और यहाँ से क्या है, कूलेंट है जो ड्राइव करता है एनर्जी को टू द स्टीम यूनिट। ठीक है, यहाँ पे ये कूलेंट होता है और दिस इज रिफ्लेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्टीम इंजन, या तो हम बोलते हैं स्टीम हाउस। ये स्टीम हाउस होता है जहाँ पे एक्चुअली में स्टीम बनती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी लिक्विड हो सकता है जो कि क्या हो, जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सके इनटू स्टीम। ठीक है, और यहाँ से फर्दर स्टीम को हम लेके जाते हैं, यहाँ से हम स्टीम को लेके जाते हैं टू द टर्बाइन। ठीक है, सो दिस इज मेन कंस्ट्रक्शन। आपको ये डायग्राम याद रखना है। अब एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, देखो बेसिक से हम समझते हैं स्टार्टिंग से। पहला प्रोसेस होता है ये कोर। ये जो कोर होता है एक बहुत बड़ा सा रूम होता है। ठीक है, जो कि बहुत थिक, मतलब बहुत मोटी मेटल की वॉल से बनता है। ठीक है, ताकि उसमें जितने भी रिएक्शन हो ना, क्योंकि देखो मतलब वहाँ पे न्यूमरस, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से बहुत चेन रिएक्शन होता है एक्चुअली में, चेन रिएक्शन, इससे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि एनर्जी और जो रेडिएशन है वो बाहर ना आए उस चेंबर से, तो इसलिए वो चेंबर बहुत मोटी दीवार से बना होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, एक रूम है बड़ा सा। ठीक है, जिसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है, सारा का सारा वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। इसी के अंदर हम डालते हैं कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोल या मॉडरेटर बोल सकते हैं, मॉडरेटर। ठीक है, सब काम समझेंगे धीरे धीरे। पहले बेसिकली कोर में होता है क्या है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला क्या होता है, कोर। ठीक है, तो वी यूज एनरिच्ड यूरेनियम एज अ फ्यूल। हम फ्यूल के लिए क्या लेते हैं, यूरेनियम। ठीक है, इसके अंदर यूरेनियम की काफ़ी रॉड्स होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, द न्यूक्लियर फिजन चेन reaction is carried out in a chamber called
कोर। तो मेन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती है, वो कहाँ होती है? वो कोर में होती है। जो कोर होता है बड़ा सा रूम, इसके अंदर होती है ना। इसमें हम लोग प्लेस करते हैं किसको? इसमें प्लेस करते हैं कंट्रोलिंग रॉड। अब देखो हमने आपको बताया था कि जब चेन रिएक्शन होगी तो एक न्यूक्लियस आएगा, हिट करेगा यूरेनियम एटम को, उससे फर्दर 2 न्यूक्लियस और निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो निकल रहे हैं एक्स्ट्रा, इसको ऑब्जॉर्व करने के लिए बताया था ना, एक कंट्रोलिंग रॉड होती है। तो ये ऑब्जॉर्व करने वाला काम किसका होता है? कंट्रोलिंग रॉड का। और कंट्रोलिंग रॉड जैसे यहाँ पे हम यूज करते हैं लाइट न्यूक्लियस, जैसे कैडमियम, ठीक है, कैडमियम कैडमियम जैसे एलिमेंट जो होते हैं उनको हम यूज करते हैं एज अ कंट्रोलिंग रॉड, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर गुड एब्जॉर्प्शन पावर होती है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो न्यूक्लियस निकल रहे हैं यहाँ से एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था ना कि हम लोग को जो के की वैल्यू होती है वो 1 रखनी होती है। के क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, यानी कितने न्यूक्लियस फर्दर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पता है एक न्यूट्रॉन या एक न्यूक्लियस हम भेज रहे हैं, वो फर्दर 3 में बटेगा, ठीक है, रिएक्शन के बाद। और वहाँ पे हमको दोनों को, इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। हमको सिर्फ क्या चाहिए? एक न्यूक्लियस चाहिए, ताकि वो अगले यूरेनियम को हिट करे एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहे, है ना, ताकि हमको क्या मिले? कंट्रोल चेन रिएक्शन मिले। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन किसी से होती है? ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को हमको 1 रखना पड़ता है, ठीक है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो कौन उसमें हेल्प कौन करता है? कंट्रोलिंग रॉड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोलिंग रॉड is also inserted in the core to, इसका काम क्या होता है कंट्रोल का? टू एब्जॉर्ब द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन से न्यूक्लियस? जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस निकल रहे, बाकी एक न्यूक्लियस तुमको चाहिए तो वो जाना चाहिए, बाकी जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस निकल रहे उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? यहाँ पे कैडमियम रॉड, तो जिसको हम कंट्रोलिंग रॉड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके सिवाय हम यहाँ पे मॉडरेटर भी रखते हैं। अब मॉडरेटर का काम क्या होता है? मॉडरेटर is also kept along with controlling rod in core। तो कोर में हम मॉडरेटर भी रखते हैं। तो इसका काम क्या होता है? विच स्लोज डाउन, जो कि स्लो करता है इसको, फास्ट मूविंग न्यूक्लियस। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो फास्ट मूविंग न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, अब वो क्या है? उनसे चांसेस कम होता है, मतलब ना के बराबर चांसेस होता है कि वो किसी भी चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। यानी चेन रिएक्शन हमको चाहिए कंटिन्यू होता है, तो अगर फास्ट मूविंग न्यूक्लियस होंगे तो वो निकल जाएंगे सीधे, ठीक है, वो रिएक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। तो रिएक्शन कंटिन्यू रहे, इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या हो? स्लो डाउन हो। और ये करता कौन है? तो मॉडरेटर करते हैं। सच एस कौन कौन होता है? वाटर क्या करता है? लाइट न्यूक्लियस है तो ये क्या करता है? स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ, जो भी हमारा वो है न्यूक्लियस की स्पीड है उसको स्लो करता है, ठीक है। हैवी वाटर भी यूज करते हैं, सच एज H2O केमिकल फॉर्म है ना, एंड ग्रेफाइट। तो ये सब जो है मॉडरेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसके सिवाय देखो अब यहाँ पे कोर में मेन रिएक्शन होती है ना, मेन रिएक्शन कोर में होती है। अब इससे क्या है? अब यहाँ पे देखो ये कोई नॉर्मल रिएक्शन तो है नहीं, ये तो न्यूक्लियर प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मफुल रेडिएशन भी निकलेगी, जो कि इस बार सिलेबस से कटा हुआ था, अल्फा बीटा गामा रेज। तो लेट्स से अल्फा बीटा गामा रेज जो निकल रही है ये हम लोग के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं या जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको इससे कुछ डैमेज ना हो, इवन सराउंडिंग को भी कुछ डैमेज ना हो, इसलिए इसके अंदर क्या होता है? रिफ्लेक्टर होता है, जो रेडिएशन को वापस इमिट करता है बैक में, और साथ में हीट को भी बचा के रखता है, ठीक है। यानी हीट भी बाहर रिलीज ना हो, हीट भी वेस्ट ना हो, तो इसका दोनों काम होता है रिफ्लेक्टर का। हीट को भी ये रोकता है बाहर जाने से, और साथ साथ में जो रेडिएशन निकल रही है उसको भी एब्जॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। रिफ्लेक्टर are used to reflect radiations and heat from द चेम्बर। तो चेम्बर से जितनी भी हीट और रेडिएशन निकल रही है उसको वापस से भेजने का काम होता है रिफ्लेक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन हीट निकल रही है उसको हम ड्राइव करते हैं यूजिंग कूलेंट, कहाँ? स्टीम हाउस तक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फिफ्थ, द हीट generated is transferred to steam house through कूलेंट। तो कूलेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं? हीट को निकालते हैं कहाँ से? कोर से स्टीम में, ठीक है। तो कोर से स्टीम में हम हीट को ले जाते हैं, सॉरी स्टीम हाउस में, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे मेन द हीट is used to, या हम बोलते कन्वर्ट या एक्सचेंज, है ना। हीट इज यूज टू कन्वर्ट लिक्विड सच एज वाटर इनटू
स्टीम। तो यहाँ से क्या होता है, हीट जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है इसमें, स्टीम में। और फाइनली हमको पता है स्टीम, जैसे स्टीम इंजन होता है वो क्या करता है, वो स्टीम का यूज़ करता है। अभी स्टीम जो आएगी, ये स्टीम को हम हीट कराएंगे किस पे, टरबाइन के ब्लेड्स पे, ठीक है। अब ये टरबाइन के ब्लेड से इस पर जब हीट मतलब स्टीम हीट करेगी तो क्या होगा, ये टरबाइन रोटेट करेगा। और हमने एसी चैप्टर में पढ़ा भी है एसी जनरेटर के अंदर कि जब भी वो रोटेट करेगा तो उसकी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, वहाँ पे करंट जनरेट होगी। तो हमने उसने द स्टीम thus derive the turbine to produce इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे फाइनली हमको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो कैसे हमने न्यूक्लियर रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। तो यही था वो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कैसे क्रिएट होता है पता ही, कोर होता है, कोर में क्या होता है, मेन रिएक्शन होती है, वहाँ से हमको हीट मिलती है। क्योंकि हमको पता है कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो वहाँ पे न्यूमरस अमाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो जो हीट रिलीज होगी उसको हम ले जाते हैं कूलेंट के थ्रू, कहाँ पे, स्टीम हाउस में। और स्टीम हाउस से वो फर्दर जाता है स्टीम, मतलब स्टीम हाउस में मेन चेंज होता है, जो लिक्विड होता है इसके अंदर वो इस हीट का यूज करके उसको हम चेंज करते हैं इनटू स्टीम। और स्टीम से क्या होता है, रोटेट करता है और फर्दर हमको क्या मिलती है, बिजली मिलती है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन वर्क। अगर यहाँ पे अगर आप सोचोगे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, कि कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका यही है, क्या, न्यूक्लियर फिशन। यानी यहाँ पे क्या मेन हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल किसकी वजह से रही है, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस की वजह से। यानी जो चेन रिएक्शन है इसी की वजह से हमको क्या मिल रहा है, मेन इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिशन। तो चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो इसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स। तो सन में भी एक्चुअली में क्या होता है, यही रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, और इससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। इवन 2013, 15 और 16 में पूछा भी गया, ठीक है। तो होता क्या है, जब दो लाइट न्यूक्लियस जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कंपेरेटिवली कम है वो कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक मीडियम साइज न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनके कंपेयर में ज़्यादा है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनकी क्या है, कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मीडियम साइज। जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हुए और हीलियम बना, तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, तो एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन हीलियम ज़्यादा स्टेबल है। तो हाइड्रोजन चाहते हैं कि वो क्या करे, अपना न्यूक्लियाई को कंबाइन करके क्या बन जाए, हीलियम बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई कंबाइन होता है, जब कंबाइन होने की वजह से क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज होती है इस प्रोसेस में। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि जब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है। तो जब ये कंबाइन होंगे तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ठीक है। जिसको हम कूलम फोर्स भी बोल सकते हैं या तो चार्ज फोर्स भी बोल सकते हैं। इनके बीच में एक क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज फोर्स लगेगी, ठीक है, जिसकी वजह से एक दूसरे को धक्का देंगे। तो इनको पास में लेके आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनको कंबाइन करेंगे तभी तुमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अभी कंबाइन होंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनके बीच में रिपल्शन होगी। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है उनको टेम्परेचर या तो हीट के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। उनको हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। और एक्चुअली में सन में क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है सन का, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट होती है, किस लिए, इनको ओवरकम करने के लिए कूलम रिपल्सिव फोर्स, और ये कंबाइन करते हैं, वहाँ पे हमको फर्दर एनर्जी मिलती है। अब देखो अर्थ में क्या है, एक्चुअली में अर्थ में अगर हम देखें तो ये अमाउंट कितनी, तो 100 मिलियन डिग्रीज। तो 100 मिलियन डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए होता है उनको, ताकि वो क्या कर सकें, इस जो एक्चुअली में जो ये फोर्स लग रही है पल्स उसको ओवरकम कर सके, ठीक है। अब ये इतना टेम्परेचर अर्थ में क्रिएट करना तो मुश्किल है, अगर मान लो आपने अचीव भी कर लिया तो ऐसा कौन सा कंटेनर होगा जिसमें आप ये रख, जैसे मान लो अगर आपको टेम्परेचर एक किसी रूम में कराना है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेनर को बनाना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी सब्सटेंस से बने कंटेनर बनाना पड़ेगा। मगर इतना इस टेम्परेचर के अगेंस्ट कौन सा कंटेनर टिक पाएगा, यानी कौन सा कंटेनर होगा जो इतने टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है, तो ऐसा कोई कंटेनर हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम इसको मतलब अर्थ पे कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इवन रिसर्च चल रही है अभी आगे, तो जो होगा देखा जाएगा। मगर हम बेसिकली अगर बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की, तो इसमें क्या होता है, टू लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ लेस बाइंडिंग एनर्जी combines together
टू फॉर्म अ बिगर या कंपेरेटिवली bigger nuclei and thus some energy is released during this process, which is called nuclear fusion एनर्जी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। ठीक है, अब एक्चुअली में इसको अचीव करने के लिए हमने बताया जैसे कि आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अचीव होगा, है ना। तो जब हम टेम्परेचर इसको ये जो अचीव होता है फॉर दिस टू हैपन, इसको होने के लिए वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फॉर प्रोटॉन्स to overcome repulsive electrostatic force and spot। और उसी को हम बोलते हैं, देखो जब हम टेम्परेचर देंगे रिएक्शन कराने के लिए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे वर्ड आ गया थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स को हमको हटाना है, रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमको कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा और इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से इसका नाम हो जाता है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, इवन सम स्टार्स या स्टार्स ऑल्सो जनरेट देयर एनर्जी बाय दिस प्रोसेस ऑफ थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। तो स्टार्स में भी क्या होता है, एक्चुअली में थर्मो न्यूक्लियर प्रोसेस से ही जो एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर आप बात करें रिएक्शन की, तो सन में जो प्रोसेस होता है, यानी जो एनर्जी जनरेशन स्टार्स में होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो उसमें क्या क्या रिएक्शन होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में क्या रिएक्शन होती है। तो देखो पहले की जैसे हमने बात किया था, दो हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म हीलियम, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली में जो सोर्स है एनर्जी का सन में वो कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ही सोर्स है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन जो हैं वो कंबाइन करते हैं, ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो उसमें क्या मिलता है हमको, हाइड्रोजन पॉजिट्रॉन भी मिलता है और ऑब्वियसली रेडिएशन निकलेगी और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो पहले प्रोसेस में क्या होता है, पहले स्टेप में, क्योंकि ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, पहले दो हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे, है ना। दो हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन रिलीज होता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन फॉर्म होता है। अब ठीक है, अभी ड्यूटेरियम है बिकॉज यहाँ पे इसका प्रोटॉन कितना है, 1 है, तो ये हीलियम नहीं बना, है ना। बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो एक प्रोटॉन है वो निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ रेडिएशन निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है ना, रिएक्शन हो रही है, रेडिएशन निकल रही है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब जो ये पॉजिट्रॉन निकला है ये रिएक्ट करता है इलेक्ट्रॉन से और हमको मिलती है गामा रेज। ठीक है, गामा रेज मिलती है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन देते हैं जिससे हमारे गामा रेडिएशन निकलती है। अब ऑब्वियसली गामा रेडिएशन क्या है, जो लाइट निकलती है। तो जो आपको न्यूक्लियर रिएक्शन में लाइट दिखती है वो लाइट किसी से निकलती है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। अब देखो जहाँ पे जो यही स्टेप जो इसमें पॉजिट्रॉन निकला है उस रिएक्शन होगी और जो बचा हुआ हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम, ये रिएक्ट करता है फर्दर एक हाइड्रोजन से और बनाता है हीलियम। अब देखो अब यहाँ पे हीलियम बना, बिकॉज अब यहाँ पे कंबाइन होगा तो 1 ये हीलियम 2 बनेगा और 2 1 1 3 बनेगा। ठीक है, तो हीलियम बनता है एंड इसके साथ क्या होता है, गामा रेडिएशन निकलेगी और 5.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी। ठीक है, जब देखो ये एक स्टेप में क्या होता है, पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हुए और यहाँ पे क्या मिला, एक हाइड्रोजन का लार्जर एटम। ठीक है, जिसका न्यूक्लियस क्या है, बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बना है ड्यूटेरियम। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दो प्रोटॉन थे ना, तो एक प्रोटॉन क्या है आपका निकल गया और ऑब्वियसली रेडिएशन निकली है और कुछ एनर्जी निकली है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों है, इनकी अलग अलग रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बना है और एक पॉजिट्रॉन बना है। ठीक है, अब पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कर रहा है और वो अपना गामा रेडिएशन रिलीज कर रहा है
ठीक है, मतलब जो आपको लाइट दिख रही है, मतलब यही दो रिएक्शन हो रही है। पहले जो हाइड्रोजन निकला था इससे दो कंपाउंड फॉर्म हुए थे, एक तो पॉजिट्रॉन और एक हीलियम, और सॉरी हाइड्रोजन जो डिटोरियम के फॉर्म में। एंड अगेन वो किसी रिएक्ट करता है, इन्हीं में से एक और हाइड्रोजन सिलेक्ट करेगा और क्या बनाएगा, हीलियम बनाएगा। ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली हीलियम मिल रहा है हमको। ठीक है, मगर ये कौन से स्टेप में मिले, सेकंड स्टेप में। तो ये दोनों एक साथ ही स्टेप होने हैं। तो पहले स्टेप में ये हुआ, उसके बाद ये फर्दर रिएक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे हाइड्रोजन डिटोरियम रिएक्ट किया अगेन हाइड्रोजन से, और फॉर्म क्या हुआ, हीलियम। अब ये हीलियम हीलियम अगेन कंबाइन करेंगे। अब ये हीलियम है ना 2 3 और हीलियम 2 3, और ये फॉर्म करते हैं हीलियम 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हीलियम 2 4 निकल गया, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है और 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे सॉरी, अगर देखें यहाँ पे हीलियम है 2 2, अगर हम देखें हीलियम है यहाँ 2, ठीक है, हीलियम 2 ये है और हीलियम 2 ये है। ठीक है, और यहाँ पे हीलियम 3 3 है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। ठीक है, और इसके पास भी एक न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन। कैसे पता चला, नीचे वाला क्या होता है प्रोटॉन, ऊपर वाला इसमें नीचे वाले को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी एक न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। और यहाँ पे देखो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या मिला, हीलियम जिसके पास 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन तो चला गया यहाँ से। ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन है, यानी 4 हो गया, 2 और 2, यहाँ से एक न्यूट्रॉन इसका वाला और एक इसका न्यूट्रॉन चला गया। हमारे पास क्या बचा है, 2 प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, है ना, ये हमारे हमको फॉर्म करता है। ठीक है, और फर्दर फिर कुछ एनर्जी मिलती है, 12.86 इलेक्ट्रॉन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमको मिलती है। ठीक है, तो ये स्टेप होता है। देखो फाइनली हमको क्या मिला, हीलियम जो हमको चाहिए था वो मिल गया। मगर ये क्या होता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, और सन में जो है ये ऐसे ही हमको एनर्जी मिलती है। यानी सन में जो साइकिल होती है वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते कभी रिएक्शन, तो आपको ये याद रखना है रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। जैसे कि आपको पता है अर्थ में, अगर हम देखें अर्थ में थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन या टू अचीव, इसको हम लिखते हैं टू अचीव thermonuclear reaction on earth is not possible as there is no such container to hold this much temperature। तो इतना टेम्परेचर कोई और वेसल्स ले नहीं पाएगा, यानी किस चीज़ में हम उसको रख के यहाँ रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, कुछ ना कुछ तो हमको चाहिए कंटेनर। तो कौन सी कंटेनर होगा जो इतना ज़्यादा 100 मिलियन डिग्रीज का टेम्परेचर सस्टेन कर पाएगा, यानी उसको झेल पाएगा। तो ऐसा कुछ मतलब हमको लगता है नहीं कि ऐसा पॉसिबल है, मगर क्योंकि अभी फर्दर रिसर्च चल रही है कि मतलब शायद पॉसिबल हो जाए, तो आने वाले टाइम में हो सकता है पॉसिबल हो जाए, मगर अभी तक के लिए फिलहाल के लिए ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस पूरा है। और एनर्जी जनरेशन स्टार में जो होता है, स्टार्स में जैसे सन में जो एनर्जी जनरेट होती है वो होती है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से होती है। आपको प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, आपको ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इवन 3 साल क्वेश्चन पूछा भी गया। तो इसी के साथ आपका जो पूरा चैप्टर है न्यूक्लियाई यहीं पे खत्म होता है। होप तो समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहें तो ट्राई कर लें। बेसिक इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल जो एक दो बनता था वो आपको हम बता दिए किस टाइप के बनते हैं। बाकी और कुछ इसमें खास है नहीं, बस थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, ये सब चीज़ें हैं जो एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन पूछता है, वो ग्राफ वाला जो आपको बताए थे आपको याद रखना है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ है वो आपको याद रखना है, कभी तक पूछ लेता है। बाकी तो थ्योरेटिकल चीज़ें सारी समझ में आ गया होगा। बस आज कहते रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।